lecture. Let me just share my screen. लास्ट टाइम जो हमने किया था उसके आगे कंटिन्यू करेंगे बाय द वे. सो लास्ट टाइम क्या क्या चीजें हमने किए थे, इफ आई क्विकली जस्ट रिवाइज फॉर यू ऑल. क्या क्या किया था हमने? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मतलब समझा था, और उसके साथ में हमने ये देखा था कि जो हमारा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है वो कौन से होते हैं, राइट? ये हमने सीखा था, ये हमने समझा था. आई होप वो याद है आप लोगों को. छोटा सा लेक्चर किया था, बट आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. एंड सी आर प्रिंसी है, प्रिंसी प्रिंसी ज्वाइन किया. अच्छा. गायत्री जस्ट इन्फॉर्म प्रिंसिना टू टेक अटेंडेंस लाइव लेक्चर के में ही, सो बाद में वेट ना करना पड़े. या ओके. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, हमारे पास जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था सॉफ्टवेयर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये वर्ड्स है. तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता है? एज वी नो कि हम लोग एक सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो उसको बनाने के लिए हमारे क्या टेक्निक्स, स्टेप्स, गाइडलाइंस रहेंगे, है ना? इसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट बोलते हैं. और बाय द वे सॉफ्टवेयर क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जिसको हम लोग साथ में लिखते हैं, और जिससे एक डॉक्यूमेंट बनता है. ऐसे पचासों हजारों डॉक्यूमेंट जब साथ में करता है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस या एक टास्क अचीव करने के लिए, वो आपका सॉफ्टवेयर बन गया. और इंजीनियरिंग का मतलब है ये सेम, जो सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर इंजीनियर करने का मतलब है उसको टेक्नोलॉजिकली एडवांस करना, उसमें अपडेट्स लाना, उसमें न्यू फीचर्स ऐड करना. वो अगर सिर्फ वेबसाइट रहेगा तो उसके लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना दूसरा. अब वो दूसरा प्लेटफॉर्म जो है, वो दूसरा प्लेटफॉर्म कोई भी दूसरा हो सकता है. फॉर एग्जांपल मोबाइल ऐप बनाना, ये भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है कि मेरे पास एक वेबसाइट है जिससे सूटेबल मैंने मोबाइल ऐप बना दिया. तो सॉफ्टवेयर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, मतलब ऐसा समझो कि मैं एक छोटा 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 एक काम रोज कर रहा हूँ, और ऐसे मल्टीपल एक्टिविटीज, जो मैं रोज काम करूंगा उसको मैं एक्टिविटी बोलूंगा, और ऐसे मल्टीपल एक्टिविटी को जब आप कंबाइन करेंगे तो आपका एक सॉफ्टवेयर बनता है. और उसके ऊपर इंजीनियरिंग करने का मतलब है ये सॉफ्टवेयर को और रिफाइन करना, एफिशिएंट बनाना, फास्ट बनाना, और ज्यादा यूजेबल बनाना, उसको ज्यादा मैच्योर बनाना. मैच्योरिटी का मतलब है कि 5 साल 6 साल पहले अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा था, और आज जब मैं अगर व्हाट्सएप यूज कर रहा हूँ, उसमें बहुत बहुत ज्यादा फर्क है. क्या फर्क है उसमें? मैच्योरिटी का मतलब नंबर ऑफ फीचर्स, फंक्शन, उसका वे ऑफ वर्किंग, उसका यूजेबिलिटी बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो गया. 5 साल पहले वो इतना ज्यादा यूज नहीं होता था. मैं अगर कोई मूवी टिकट बुक करूंगा, मैं कोई फ्लाइट्स के टिकट्स बुक करूंगा, ट्रेन टिकट्स बुक करूंगा, तो मुझे व्हाट्सएप पे नहीं आते थे. आज मुझे व्हाट्सएप पे आ रहे हैं. मैं व्हाट्सएप से पेमेंट नहीं कर पा रहा था, आज मैं व्हाट्सएप से पेमेंट कर पा रहा हूँ. इसको इंजीनियरिंग बोलते हैं. मतलब कोई एक सॉफ्टवेयर को ज्यादा रिफाइन करना, एडवांस बनाना, मैच्योर बनाना. ओके. तो अब यहाँ पे एसडीएलसी हमने जो स्टार्ट किया था, एसडीएलसी के पहले जैसे मैंने बताया था कि हम लोग टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे. सिस्टम वर्सेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसका मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दिया था. कंपलसरी वर्सेस वॉलंटियर सॉफ्टवेयर. देन उसके बाद आता है क्रिटिकल वर्सेस नॉन क्रिटिकल. तो कंपलसरी और वॉलंटियर सॉफ्टवेयर के अंदर क्या आता है? अगर मैं कोई एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ जिसका मेरे पास ऑल्टरनेटिव अवेलेबल है, तो उसको हम लोग वॉलंटरी बोलेंगे. कंपलसरी सॉफ्टवेयर का मतलब है जिसका मेरे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. और सिस्टम और एप्लीकेशन तो हमें पता ही है. सिस्टम सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली हार्डवेयर से डील कर सकता है उसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के ऊपर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या इनके सपोर्ट से आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर काम करता है. मतलब अगर ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क नहीं करेगा, मेरा कोई भी ऐप, मेरा डिवाइस ही नहीं चल पाएगा, राइट? और एप्लीकेशन कौन से रहेंगे? एमएस ऑफिस, वेब ब्राउजर, फेसबुक, इंस्टा, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं ये सारे एप्स ही है. क्रिटिकल, नॉन क्रिटिकल. क्रिटिकल मींस जिस पे ह्यूमन डिपेंडेंस बहुत ज्यादा रहेगा, इसको हम लोग क्रिटिकल सॉफ्टवेयर बोलते हैं. और क्रिटिकल सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? क्रिटिकल सॉफ्टवेयर का एग्जांपल बैंकिंग ऐप हो सकता है, मेडिकल सॉफ्टवेयर हो सकता है, कोई ट्रेन के साथ में लिंक्ड उनके सिग्नल मेंटेन करने वाले सॉफ्टवेयर हो सकता है.
तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि अगर ये सॉफ्टवेयर अगर प्रॉपर काम नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, ह्यूमन इंजरी हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस बड़े हो सकते हैं। सॉफ्टवेयर के इश्यू के वजह से अगर मेरा ह्यूमन इंजरी या फाइनेंशियल लॉस बड़ा हो, ऐसे सॉफ्टवेयर को हम लोग क्रिटिकल बोलेंगे। नॉन क्रिटिकल मीन्स आपका कॉलेज का वेबसाइट चले नहीं चले हमें फर्क नहीं पड़ता है ना, उससे मतलब भी नहीं बन रहा है हमारा। तो अगर वो नहीं भी चलेगा तो भी मेरा कॉलेज में एग्जाम्स, लेक्चर्स, अटेंडेंस सब कुछ एज इट इज चल रहा है। सो वी आर नॉट डिपेंडेंट और वी आर लीस्ट डिपेंडेंट ऑन सच वेबसाइट, सो हेंस दिस इज कॉल्ड एज नॉन क्रिटिकल। ओके, तो अब यहाँ तक ये वाला पार्ट तो हमारा हो गया। uh, गीता, प्लीज पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। नाउ जो नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है हमारा एसडीएलसी के अंदर डिटेल में जाएंगे हम लोग। ओके, तो एसडीएलसी हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक हमारा। सो आज का हमारा टॉपिक है एसडीएलसी। इसके कंप्लीट जो भी स्टेप्स है या इसके अंदर जो भी अलग अलग फेजेस है वो फेजेस अब हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद दोस फेजेस फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे आई जस्ट ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास अलग अलग फेजेस कौन से हैं एसडीएलसी के अंदर। लेट्स टॉक अबाउट दोस फेजेस वन बाय वन। एसडीएलसी का फुल फॉर्म क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, है ना? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का मतलब क्या है? क्या पर्पस होगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का? क्या बोल सकता हूं मैं? एक स्टेप्स या प्रोसीजर जिसके थ्रू मैं इजीली मेरा एक सॉफ्टवेयर बना सकता हूं, है ना, उसको हम लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। यस, किसी को डाउट है? तो इसको हम लोग डिटेल में अब पढ़ते हैं, ठीक है? तो अगर मैं आपको एक सिंपल बताऊं, एक एग्जाम्पल बता देता हूं आपको कि क्या क्या चीजें आते हैं और कौन से स्टेप्स आते हैं और वो स्टेप्स के साथ में उसको हम लोग कैसे काम कर सकते हैं। तो लेट मी जस्ट पुट यू समथिंग। लेट्स स्टार्ट लाइक दिस। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल डाल दिया है। अब ये एग्जाम्पल के थ्रू आप इजीली समझ पाओगे कि एसडीएलसी का मेन बेनिफिट क्या होता है। इसके बाद हम लोग डिटेल स्टेप जो कॉम्प्लेक्स स्टेप्स है वो चालू करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एसडीएलसी जो है हमारे पास, उसका फुल फॉर्म सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है। ये एक प्रोसेस है जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हम फॉलो किया जाता है। इसमें अलग अलग स्टेजेस होते हैं जो इंश्योर करती है कि सॉफ्टवेयर का क्वालिटी जो हमारे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को पूरा करे। अब एसडीएलसी के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास वेरी फर्स्ट पॉइंट जो दिया हुआ है वो है एसडीएलसी के मेन स्टेप्स। प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर सबसे पहले प्लानिंग होती है जिसमें डिसाइड किया जाता है कि क्या सॉफ्टवेयर बनाना है और कैसे बनाना है ना। इसमें कॉस्ट, टाइम और रिसोर्सेज का एस्टिमेशन होता है। रिक्वायरमेंट एनालिसिस, क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स का नीड समझते हुए हमें ये भी देखना है कि हमारा जो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट कैसे बनेगा, है ना, और उसके अंदर कोई चेंजेस या अपडेशंस की जरूरत है। डिजाइन मतलब इसका ब्लूप्रिंट बनाते हैं जिसके अंदर हम लोग आर्किटेक्चर बनाएंगे, उसका यूजर इंटरफेस के साथ में टेक्निकल डिजाइन, डेटाबेस डिजाइन, ये सारे बनेंगे। उसके बाद में टेस्टिंग आता है। टेस्टिंग का मतलब है कोड टू टेस्ट किया जाता है ताकि एरर और बग को हम लोग फिक्स किए। और डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या रहेगा? जब टेस्टिंग सक्सेसफुली होती है तब सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के लिए हम लोग ऑपरेशनल बनाया जाता है, क्लाइंट के लिए इंटरनेट पे अवेलेबल करा देंगे या उसको हैंड ओवर करेंगे। मेंटेनेंस मतलब एक बार डिप्लॉय होने के बाद में बग फिक्सिंग या जो भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है ये सब कुछ मेंटेनेंस में आता है। ये आपके स्टेप्स हो गए, ठीक है। अब एसडीएलसी का फायदा क्या है? सॉफ्टवेयर बनाने का प्रोसेस सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होता है। एरर और डिले कम होते हैं और क्लाइंट के एक्सपेक्टेशन मीट करने में हम बेटर काम कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल है, लेकिन अगर हमारा मोबाइल ऐप बनाना है तो पहले उसके फीचर्स डिसाइड होंगे, प्लानिंग होगा, फिर डिजाइन बनेगा, कोडिंग होगी, टेस्टिंग के बाद ऐप लॉन्च होगी और टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा, है ना, जिसको हम लोग मेंटेनेंस बोलते हैं। ये हमारा सिंपल सा एसडीएलसी का पैटर्न है। तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या बोला? प्लानिंग एंड रिक्वायरमेंट, है ना, ये हमारे मेन स्टेप्स है। तो प्लानिंग
और अगर मैं अभी यहाँ पे अगर बात करता हूँ कि मेरा जो प्लानिंग फेज है, वो प्लानिंग फेज मेरा कैसे चलेगा, क्या क्या होगा, तो उसका एग्जाम्पल अगर हमें समझना है, क्या क्या चीजें आएंगे उसके अंदर। ओके, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, एनालिसिस, ये सबको हम लोग कंबाइन कर सकते हैं बाय द वे। तो इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं कोई रोल्स हम लोग असाइन करते हैं। ठीक है, ये समझो। मैं आपको एक डायग्राम से अगर बताऊं, तो यहाँ पे दो डायग्राम्स की हमें जरूरत पड़ेगी बाय द वे। मेरे पास दो डायग्राम है। ओके, और ये दोनों के अंदर आपको कुछ कुछ स्टेप्स समझ में आएंगे कि हम लोग क्यों इतना मेहनत कर रहे हैं, क्यों इतना मगजमारी कर रहे हैं। और इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं, और एसडीएलसी के हम लोग हमारा कस्टमाइज एसडीएलसी बनाएंगे। नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ एवरीवन स्टूडेंट्स, रिमेंबर दिस वेरी केयरफुली। मैं आपको जो एसडीएलसी बताऊंगा, ये एसडीएलसी आपको अपना टीवाई प्रोजेक्ट के लिए भी काम में आएगा, आप इंटरव्यू में जाओगे कहीं पे, वहां पे भी काम में आएगा। सो मेक श्योर कि अभी जो हम लोग एसडीएलसी पढ़ने वाले हैं ना, आप इसको बहुत ढंग से कहीं पे नोट करके रखो। तो आई कैन से स्टेप्स ऑफ एसडीएलसी, जिसमें ये मेरा फर्स्ट स्टेप है। कौन सा है? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट स्टेप होता है। अब ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस मतलब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, ये समझता है। इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ, इसको भी थोड़ा नीचे ले लेता हूँ। तो मेरा फर्स्ट स्टेप आया रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, जिसके अंदर अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, जिसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या पॉइंट्स पे काम करते हैं। तो ये अगर डायग्राम आप अगर ध्यान से देखोगे, तो क्या क्या पॉइंट्स आ रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं। रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीजें आएंगे, क्लाइंट से इंटरव्यू कंडक्ट होता है, सर्वे होता है कि मार्केट में, जैसे सपोज कि अगर मुझे एक कॉलेज के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, या एक बैंक के लिए बनाना है, समझो कि बैंक के लिए बनाना है। तो बैंक के लिए अगर सॉफ्टवेयर बनाना है, तो हम लोग सबसे पहले सर्वे करेंगे। सर्वे के अंदर हम लोग जाके देखेंगे कि और ऐसे जो इंस्टीट्यूशन, ऐसे जो बैंक्स है, उनके पास कौन से टाइप के सॉफ्टवेयर और उसमें क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है। बैंक का जो कोर कमिटी एक होगा, या एक हमारे लिए जो स्पेशल बनाया जाएगा, उससे हम लोग इंटरव्यू कंडक्ट करेंगे। उनका करंट ऑपरेशंस कैसे चल रहा है, उसको ऑब्जर्व करेंगे हम लोग। ठीक है, और उसके बाद उसको और बेटर रिफाइन फास्ट कैसे किया जाता है, इसके ऊपर हम लोग हमारा दिमाग लगाएंगे। कोई एप्लीकेशन अगर उनका ऑलरेडी बना हुआ है, या इंटरनेशनल बैंकिंग के लिए आरबीआई के रूल्स के हिसाब से कोई फ्रेमवर्क अगर उनका, जैसे कि स्विफ्ट फ्रेमवर्क होता है डॉलर टू मनी और वैसे ट्रांजैक्शन के लिए, वो हमें जो ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा वो यूज करना पड़ेगा। तो मतलब मेरा जो सॉफ्टवेयर मैं बनाऊंगा, वो बैंक का कोई एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर के साथ में कनेक्ट होना चाहिए, मर्ज होना चाहिए। और कभी कभी ऐसा होगा कि एक वेबसाइट मैं बना रहा हूँ, मोबाइल ऐप कोई दूसरा बना रहा है, और हम दोनों का एक फाइनल प्रोजेक्ट साथ में काम करेगा। देन उसके साथ में जो इंटरफेस हम लोग देंगे, ये कितने यूजर फ्रेंडली है, कितने प्रॉपर है। फोकस ग्रुप कौन सा रहेगा आपका, खाली आप बैंक एम्प्लॉय के लिए बना रहे हैं, कि बैंक के आप उनके जो कस्टमर्स हैं उनके लिए भी बना रहे हैं। और उसका एक सिंपल एक्सप्लेनेशन, मतलब जो क्लाइंट है उसको समझे, इसके लिए हम लोग उसका एक यूज केस डायग्राम बनाते हैं। मतलब एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कि आपका प्रोजेक्ट क्या बनने वाला है, वो ये सब रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज में होता है। तो एक डायग्राम के थ्रू, जैसे अभी ये डायग्राम के थ्रू अगर हम लोग समझ रहे हैं, तो आपको एक बेटर वे में अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, और उसके साथ में हमारा प्रोटोटाइपिंग होता है। प्रोटोटाइपिंग का मतलब एक डमी मॉडल बनाना। जैसे हम लोग कोई बिल्डर या कहीं पे जाता है, तो वहां पे एक प्रोटोटाइप होता है। तो जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग होता है ना, उसके अंदर ये एक पार्ट भी आता है, लेकिन ये बड़े प्रोजेक्ट्स जब रहेंगे तब हम लोग बात करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये जो सेम स्टेप्स है, ये स्टेप्स में दिया हुआ है। तो अब जो भी रिक्वायरमेंट गैदर करेगा, तो यहाँ पे हम उसको एक रोल असाइन करते हैं। अब ये रोल असाइनमेंट का मतलब क्या होता है, हमारे पास एक पर्सन रहता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट ओनर। तो ये प्रोडक्ट ओनर जो है ना, ये मैंने रोल असाइन किया हुआ है, जो जाके क्लाइंट से डील करेगा, जो क्लाइंट के साथ बेसिकली इंटरव्यू करेगा,
उनको उनका इंटरव्यूज कंडक्ट करेगा, उनसे जाके समझेगा, है ना? वेरीफाई करेगा, वैलिडेट करेगा रिक्वायरमेंट को। बाकी हमारे टीम के साथ में प्रोजेक्ट का स्कोप डिफाइन करेगा, रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाएगा और उसमें से कौन से रिक्वायरमेंट हमें सबसे पहले बनाने, ये प्रायोरिटाइज करके देगा। तो ये जो काम करता है वो पर्सन को हम लोग प्रोडक्ट ओनर बोलते हैं, जो क्लाइंट के साथ रिक्वायरमेंट गैदर करके हमारे पास लाएगा और उसके बेस के ऊपर हम लोग हमारा काम करेंगे। ठीक है? तो ये आपका रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाला फेज होता है। याद रखो, इसको मैं थोड़ा नीचे ले लेता हूं तो हमारे लिए बेटर होगा। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, दैट इज रिक्वायरमेंट गैदरिंग। अब इसके बाद में हमारे पास सेकेंड स्टेप जो आता है, रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस होने के बाद में हमारे पास नेक्स्ट स्टेप जो आता है ना, वो रहता है फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी की अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास अलग अलग टाइप के फिजिबिलिटी स्टडी रहता है, और वो फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर फिजिबिलिटी स्टडी हमने नहीं किया तो हमें आगे आने वाले कोई जो ड्रॉबैक्स है या जो प्रॉब्लम्स है वो अभी हम लोग आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एंड दैट इज द वीकेस्ट पार्ट, कि हमने फिजिबिलिटी स्टडी ढंग से नहीं किया और उसकी वजह से हम कोई प्रॉब्लम्स को पहले समझ सकते थे और उसको अवॉइड कर सकते थे, वो हम अवॉइड नहीं कर पाए। तो इसके लिए फिजिबिलिटी स्टडी करना बहुत जरूरी रहता है। तो यहाँ पे हम लोग एक फिजिबिलिटी स्टडी का एक डायग्राम ऐड कर देंगे फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। जस्ट 1 minute। फिजिबिलिटी स्टडी, 1 minute, एक अच्छा सा डायग्राम हम लोग देख लेते हैं जिसमें फिजिबिलिटी स्टडी ढंग से दिया रहेगा। एक सेकेंड। फिजिबिलिटी स्टडी हमारे मेनली 5 टाइप होते हैं बाय द वे। एक आपका टेक्निकल, ऑपरेशनल, इकोनॉमिकल एंड लीगल फिजिबिलिटी होता है। तो ये सारे फिजिबिलिटी बेसिकली हमें हेल्प करते हैं अलग अलग सिनारियो। मतलब अगर मैं कुछ एक सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ तो उसके हिसाब से मेरा सॉफ्टवेयर प्रॉपर है कि नहीं, है ना, ये हमें पता चलेगा। तो टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी के अंदर ये हमारा फर्स्ट टाइप रहता है, जिसके अंदर अगर मैं बताता हूँ कि मेरे पास फिजिबिलिटी स्टडी है तो लीगल फिजिबिलिटी आएगा, शेड्यूल फिजिबिलिटी आएगा, टेक्निकल फिजिबिलिटी आएगा। लेट मी जस्ट शेयर दिस। तो सबसे पहले तो हमारा जो टॉपिक है, आई मीन एसडीएलसी के अंदर सेकेंड जो स्टेप है वो है फिजिबिलिटी स्टडी। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्या क्या काम करता है? 5 टाइप के आपके मेन फिजिबिलिटी होते हैं। ये हमारे 5 टाइप के मेन फिजिबिलिटी है। ठीक है? अगर आप ध्यान से देखोगे, दिस आर द 5 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी जिसके साथ या जिसके ऊपर हम लोग डील करते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल चीजों पे हमारा फोकस रहता है। तो फिजिबिलिटी स्टडी क्यों करना है, कभी करना है और क्यों जरूरी है, ये दोनों चीजें हम लोग अगर समझे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि फिजिबिलिटी स्टडी जो है, फिजिबिलिटी स्टडी जो है वो बेसिकली हमें हेल्प करता है कि डिसाइड करने के लिए कि कुछ एक चीज अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसका प्रैक्टिकल बेनिफिट क्या रहेंगे, वो बनाने की जरूरत है नहीं है, हम कितना इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे फिजिबिलिटी स्टडी कब करना है, वाइल लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करेंगे कि ये बिजनेस हमारे लिए लायक है नहीं है, कितना प्रॉफिट दे सकता है। अगर मुझे कोई रिवाइवल सर्च करना है, कंसिडरिंग अ मेजर चेंजेस या इन्वेस्टमेंट के लिए रिस्क समझना है, ये सब ऐसे कामों के लिए हमें ना हम लोग फिजिबिलिटी स्टडी करते हैं। अब सॉफ्टवेयर के अंदर आपके 5 स्टेप के फिजिबिलिटी रहता है। एक लीगल फिजिबिलिटी आता है। लीगल फिजिबिलिटी का मतलब है कि हम लोग जब कोई एक प्रोजेक्ट या एक सॉफ्टवेयर लॉन्च करने वाला है तो वो टाइम पे लीगल एस्पेक्ट वहां के देखना बहुत जरूरी रहता है, जहां पे हम लोग ये प्रोजेक्ट करने वाला है। दूसरा इकोनॉमिक फिजिबिलिटी आता है, मतलब कितना इन्वेस्टमेंट हमारा लगने वाला है। दूसरा टेक्निकल फिजिबिलिटी आता है कि कितने टेक्निकल रिसोर्सेज की हमें जरूरत पड़ेगी और उतने टेक्निकल रिसोर्सेज मेरे पास अभी अवेलेबल है क्या। चौथा आपका ऑपरेशनल फिजिबिलिटी आता है, मतलब एक्चुअल ऑपरेशन हम लोग क्या क्या करने वाले हैं और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये
जो प्रोजेक्ट या सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है, लेट्स से कि अगर मेरा ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ये बोल रहा है कि एक साथ 10,000 10 लाख लोग आपके सॉफ्टवेयर पे एक साथ काम करेंगे जो अलग अलग टाइप के ट्रांजेक्शन करेंगे, तो वो टाइम पे वो चीज पॉसिबल होगा क्या, जो जो सॉफ्टवेयर हम लोग बना रहे हैं उसके थ्रू, ये हम लोगों का ऑपरेशनल फिजिबिलिटी आएगा, है ना। कौन ऑपरेट करेगा, कितने लोग, क्या बर्डन के साथ में, कौन से प्लेटफॉर्म से वो ऑपरेट करेंगे, कौन से जगह से वो ऑपरेट करेंगे। और शेड्यूल फिजिबिलिटी का मतलब है मेरा प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन कितना लंबा चलेगा, कौन से टाइम पे क्या चीज हमें डिलीवर करके देना पड़ेगा। तो एसडीएलसी के अंदर पहला जो स्टेप रहता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस रहता है। दूसरा स्टेप आपका फिजिबिलिटी स्टडी आता है। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया फिजिबिलिटी स्टडी, बहुत सिंपल भाषा में फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब क्या रहेगा कि कोई चीज जो हम लोग बनाने का ट्राई कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है या नहीं है। आई होप समझ में आया। एम आई क्लियर विद दिस गर्ल्स? चलो अदर्स रिप्लाई क्विक। तो मेरे पास अलग अलग टाइप के फिजिबिलिटी रहते हैं, है ना, और उसके अंदर हम लोग अलग अलग काम कर सकते हैं, ये हमारा फिजिबिलिटी रहता है। तो यहाँ पे मैं अगर आपको सिंपल जो हमने सीखा उसका एक और एक यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे डाल के रखता हूँ सो दैट आप उसको याद रख सको। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो मैंने बताया उसका एक समरी पॉइंट्स है। तो एसडीएलसी के अंदर एक इंपॉर्टेंट स्टेप है जो प्लानिंग फेज में किया जाता है। इसमें हम लोग एम होता है चेक करना कि जो सॉफ्टवेयर हम लोग बनाने का आइडिया है वो प्रैक्टिकल है और पॉसिबल है क्या नहीं है। इस स्टडी के थ्रू हम लोग समझते हैं कि प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या क्या होगा। तो पहला आता है टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब अगर मैं एआई बेस्ड ऐप बनाना है हमें, है ना, तो हमारे पास एआई टूल्स और एक्सपर्टीज अवेलेबल है क्या, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी हो गया। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, सॉफ्टवेयर बनाने का टोटल कॉस्ट और उतना पैसा क्लाइंट से मिलेगा क्या। लीगल फिजिबिलिटी मतलब मेरे पास कोई पायरेसी डेटा राइट इशू आ सकता है, वहां के गवर्नमेंट के कोई रूल्स अलग अलग है क्या। देन लीगल फिजिबिलिटी ये हो गया। ऑपरेशनल का मतलब क्या सॉफ्टवेयर उनके डेली नीड्स को फुलफिल कर पाएगा और उनका जो लोड है वो हम लोग संभाल पाएंगे। शेड्यूल मतलब अगर 3 महीने का टारगेट है तो उतने टाइम हमारे लिए सफिशिएंट है क्या, ये शेड्यूल फिजिबिलिटी हो गया। तो ऊपर जो मैंने पॉइंट्स बताया है ना, ये टेक्निकल पॉइंट्स जो हम लोग लिखेंगे ये आपके समझने के लिए है। तो ये होने के बाद में ये होने के बाद में थर्ड जो हमारा स्टेप रहता है, थर्ड स्टेप रहता है डिजाइन। ओके, दैट इज सॉफ्टवेयर डिजाइन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो सॉफ्टवेयर डिजाइन आता है। तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर हम लोग अलग अलग टाइप के डिजाइन्स बनाते हैं। अलग अलग टाइप के डिजाइन्स का मतलब क्या है, हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं ऐसे डिजाइन्स बनाने का जिसके अंदर हम लोग टेक्निकल डिजाइन, जिसके बेस पे मैं कोड कर पाऊं, जिसके बेस पे मैं आगे का काम कर पाऊं, वो वाले डिजाइन्स की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, याद रखना यहाँ पे मैं सिर्फ यूजर इंटरफेस की बात नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जब अगर हम लोग कोई डिजाइन्स की अगर बात कर रहे हैं ना, तो वो डिजाइन्स बेसिकली आपके टेक्निकल डिजाइन्स होंगे। जैसे कि अगर मेरा डेटाबेस डायग्राम है या फिर मेरा और कोई डायग्राम है, तो हमारे मेनली यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो डिजाइन आता है ना, वो मैं बात कर सकता हूँ कि मेरे मेनली 2 से 3 टाइप के डिजाइन आ सकता है, जिसके अंदर मेरे अलग अलग आई मीन छोटे छोटे अलग अलग डिजाइन रहेंगे जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग जगह पे हमें हेल्प करेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ डिजाइन्स की अगर बात करें टेक्निकल डिजाइन्स की, तो वो टेक्निकल डिजाइन्स कौन से रहेंगे वो अगर मैं आपको बताऊं तो एक सेकेंड। तो सबसे फर्स्ट जो आएगा, एक मिनट, हाँ, तो टाइप्स ऑफ डिजाइन या सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग में मेरे पास ये सारे डिजाइन आते हैं। कौन से सारे डिजाइन है, तो यहाँ पे मेरे पास पहला जो डिजाइन आएगा वो रहेगा आर्किटेक्चर डिजाइन, जिसको हम लोग हाई लेवल डिजाइन भी बोलते हैं। ठीक है, आर्किटेक्चर डिजाइन, हाई लेवल डिजाइन, ये होता क्या है, इस डिजाइन में सॉफ्टवेयर का ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाया जाता है। ये डिसाइड करेगा कि सिस्टम का मेन कंपोनेंट मॉड्यूल्स और उसके इंटरेक्शन कैसे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक ई कॉमर्स वेबसाइट में यूजर लॉगिन, प्रोडक्ट सर्च और पेमेंट गेटवे, ये मॉड्यूल्स के इंटरेक्शन कैसे होंगे,
ये हाई लेवल डिजाइन होगा। मतलब आर्किटेक्चर डिजाइन मतलब ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ योर सॉफ्टवेयर। तो इसको आर्किटेक्चर डिजाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? ये क्या हो गया? आर्किटेक्चर डिजाइन हाई लेवल डिजाइन हो गया। आई कैन से ओवरऑल ब्लूप्रिंट ऑफ सॉफ्टवेयर। देन डिटेल डिजाइन रहता है। डिटेल डिजाइन में क्या होगा? लॉगिन मॉड्यूल के लिए कैसे यूजर वैलिडेट करेगा। मतलब ये जो है आपका वो ओवरऑल हो गया। ये आपका डिटेल डिजाइन मीन्स एवरी कंपोनेंट, एवरी जो मेरा कंपोनेंट रहेगा, कंपोनेंट, एवरी कंपोनेंट्स डिटेल्स, ये यहां पे बताऊंगा। मतलब अगर मैं लॉगिन करूंगा तो लॉगिन में कौन सा क्वेरी जाएगा डेटाबेस से, वो आई मीन सॉरी कौन से टेबल से वो इंटरैक्ट करेगा वैल्यू फेच करने के लिए, लॉगिन के लिए हमारे ऑप्शंस कौन से रहेंगे, ये सब आएगा। उसके बाद में डेटा डिजाइन आता है। तो अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे यूजर डिटेल स्टोर करने के लिए कौन सा डेटाबेस यूज होगा। मतलब हम लोग यहाँ पे एसक्यूएल डेटाबेस की बात कर रहे हैं जैसे माई एसक्यूएल, या फिर मैं नो एसक्यूएल की बात कर रहा हूं जैसे मोंगो डीबी। कौन से टाइप के डेटाबेस और कैसे सेव करेंगे? मतलब मोंगोडीबी के अंदर आपका जेसन फॉर्मेट में डेटा सेव होगा, है ना। मतलब जेसन नहीं होता है, बेसिकली बीसन होता है। ओके, मैं ये यहाँ पे नहीं जा रहा हूँ। बहुत सिंपल भाषा में जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट वे में आपका डेटा सेव होता है, टेबुलर फॉर्मेट में नहीं होता। यहाँ पे ये टेबल्स फॉर्मेट में डेटा सेव होता है। तो MySQL के अंदर टेबल फॉर्मेट में डेटा सेव होता है। तो मुझे कौन सा पैटर्न बेटर लग रहा है या मेरे लिए कौन सा बेटर काम का है, ऐसे डेटा डिजाइन्स यहाँ पे काम करेंगे आपके। इंटरफेस डिजाइन मतलब बहुत सिंपल है। हम यहाँ पे UI UX की बात कर रहे हैं। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस कैसे बेटर हो सकता है, कौन से टाइप के आपके यूजर इंटरफेसेस से, तो वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। और कंपोनेंट डिजाइन का मतलब है कि नोटिफिकेशन मॉड्यूल, पुश नोटिफिकेशन, SMS भेजना है, या फिर हम लोग उसको व्हाट्सएप के थ्रू कोई मैसेजेस भेजेंगे। एल्गोरिदम मतलब एक क्विक सॉर्ट, मतलब एक्चुअल आपका जो लॉजिक डेवलप होगा, कोई जो फीचर्स रहेंगे वो फीचर्स का मेन लॉजिक, है ना, मेन लॉजिक जिसके बेस के ऊपर हम लोग प्रोग्राम डेवलप करेंगे या हमारा कोड लिखेंगे, वो आपका एल्गोरिदम के अंदर होगा। तो समरी के अंदर हम लोग बोल सकते हैं आर्किटेक्चर ओवरऑल स्ट्रक्चर आएगा, डिटेल डिजाइन मॉड्यूल के अंदर का डिजाइन है, डेटा डिजाइन मतलब डेटाबेस डिजाइन है, इंटरफेस डिजाइन मतलब यूजर एक्सपीरियंस पे फोकस करेगा, कंपोनेंट डिजाइन मतलब हर मॉड्यूल का बिहेवियर बताएगा, और ये एल्गोरिदम डिजाइन जो है जिसको हम लोग फॉलो करके हमारा एक्चुअल कोड हम लोग लिखेंगे, है ना। ये आपका डिजाइन फेज हो गया। एनी डाउट फॉर दिस? समझ में आया? यस गर्ल्स, किसी को भी डाउट है? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो आपके SDLC के अंदर हमने 3 फेजेस पढ़े। पहला फेज कौन सा समझा हमने? पहला फेज हमने समझा जिसके अंदर हमने रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस किया। दूसरा फेज जिसके अंदर हमने फिजिबिलिटी स्टडी किया, जो 5 टाइप के फिजिबिलिटी होता है। इसके बाद वाला जो हमारा स्टेप था जिसके अंदर हमने क्या किया? डिजाइन किया। और डिजाइन के बाद में अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग कोड करेंगे। तो हमारा जो फोर्थ स्टेप रहता है, नाउ SDLC के अंदर जो हमारा फोर्थ स्टेप है वो है कोडिंग और डेवलपमेंट बोलेंगे इसको। ठीक है, मेनली हम लोग डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन भी बोल सकते हैं। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग वर्ड सुनाई देंगे, मतलब सेम रहता है। तो कोडिंग, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन सबका मतलब सेम है। अब इसके अंदर हम क्या क्या चीजों पे फोकस करते हैं या क्या हमारा मेन एम रहता है, तो वो हम लोग समझेंगे यहाँ पे कि हमारा मेन एम क्या रहेगा और हम लोग ये सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं। तो अगर मैं जो कोडिंग फेज है उसके बारे में अगर हम लोग डिटेल में पढ़े तो उसका आपको यहाँ पे डिटेल जो मिलेगा वो डिटेल आपको बता रहा है कि कोडिंग फेज का मेन एम हमारा जो रहता है ना, कोडिंग फेज का हमारा मेन एम क्या होगा कि सॉफ्टवेयर के लिए कोड लिखना जो डिजाइन और जो हमने जो डिजाइन बनाया और क्लाइंट रिक्वायरमेंट को फॉलो करेगा। सो कोड जो है आपका रीडेबल होना चाहिए, मेंटेन इजीली मेंटेनेबल होना चाहिए, और जिसको हम लोग इजीली मॉडिफाई या अपडेट कर पाए वैसा कोड होना चाहिए।
ठीक है, ये ज़रूरी है। स्टेप्स कौन से रहेंगे? पहला कोड राइटिंग होगा। कोड राइटिंग का मतलब है डेवलपर प्रोग्रामिंग कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ करेगा जिसमें हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं, पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस। उसके उसको यूज़ करके हम लोग हमारे मॉड्यूल या फीचर इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके साथ में कोड को डिज़ाइन फेज़ के जो डायग्राम या एल्गोरिदम्स है उसके बेस के ऊपर हम लिखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ई-कॉमर्स वेबसाइट है तो उसके लिए ऐड टू कार्ट फीचर हमें लिखना पड़ेगा पहले, मतलब वो कोड बनाना पड़ेगा। कोड रिव्यू का मतलब है कि हमारे पास जो सीनियर डेवलपर्स रहेंगे वो कोड को रिव्यू करके चेक करेंगे कि कोड मेरा इनएफिशिएंट, वीक कोड तो नहीं है जो कोई दूसरा बहुत इजीली उसको मेरे सॉफ्टवेयर को डाउन कर सके, बैकडोर मिल सके, कोई प्रॉब्लम रहेगा, बग फ्री है कि नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ मॉड्यूल्स मतलब अलग-अलग जो 10-50 डेवलपर ने या मैंने 6-8 महीना काम करके जो अलग-अलग कोड छोटे-छोटे अलग-अलग फीचर्स बनाए रहेंगे, ये सबको आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, साथ में कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे लॉगिन मॉड्यूल को पेमेंट मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करके देखेंगे कि लॉगिन के बाद में मैं इमीडिएट पेमेंट पे जाके पेमेंट सक्सेसफुली कर पा रहा हूँ या नहीं। देन डॉक्यूमेंटेशन आता है, मतलब कोड में आपने जो भी कुछ कोड डाला है, जो एल्गोरिदम लिखा है, जो अपडेट किए, जो फीचर्स किए, जो बग आपको आए थे, है ना? उसको आपने कैसे सॉल्व किया, उसका कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बनेगा। अच्छा, अब ये तो हो गया कि कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा एसडीएलसी फेज में। बट अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कोडिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या रहता है, तो हम लोग एक नेमिंग कन्वेंशंस प्रॉपर फॉलो करेंगे। नेमिंग कन्वेंशन का मतलब क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे जो भी हमारा कोड हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, हम लोग बेसिकली क्या बात कर रहे हैं, ये वाला पॉइंट अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये वाला पॉइंट आपको क्या बता रहा है कि हम लोगों को एक नेमिंग कन्वेंशन ढंग से फॉलो करना है। नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने का मतलब है कि अगर मैं एक वेरिएबल नेम बनाऊंगा, तो मेरा वेरिएबल नेम रहेगा माई वेरिएबल नेम, ऐसा हो सकता है, या फिर माई वेरिएबल नेम। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्पेसिफिक हम लोग यहाँ पे डिटेलिंग डालेंगे। इसको हम लोग आइडेंटिफायर ढंग से डालेंगे, मतलब ये वेरिएबल का नाम पढ़ के मुझे समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेरिएबल का नाम डालता हूँ यहाँ पे फर्स्ट नेम, तो ये नाम पढ़ के समझ में आ रहा है कि ये वेरिएबल मैंने क्यों बनाया, है ना? अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ एक मेरा फंक्शन बनाता हूँ मैं स्टूडेंट रिजल्ट, तो ये नाम पढ़ के मुझे समझ में आ रहा है ना कि ये फंक्शन मैंने क्यों बनाया रहेगा। तो ये आपके बेसिकली कोडिंग स्टैंडर्ड्स रहते हैं जो हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब नेमिंग कन्वेंशन बहुत ढंग से फॉलो करना, नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करना। मॉड्यूल अब उसके बाद में हम लोग दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉलो करते हैं कि हम लोग जो भी कोड बनाएंगे ना, ये छोटे छोटे पार्ट में बनाते हैं। याद रखो, छोटे छोटे पार्ट में हम लोग कोड बनाते हैं, पूरा एक साथ नहीं करते, छोटे छोटे पार्ट में सेपरेट बनाएंगे। वो छोटा छोटा पार्ट अगर ढंग से चलेगा तो फिर उसको हम लोग साथ में मर्ज करके एक बड़ा सा कोड बनाएंगे। उसके आगे एरर हैंडलिंग में हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग ढंग से ऐड करते हैं। एक्सेप्शन हैंडलिंग का मतलब रहता है ट्राई कैच ब्लॉक डालना, जिसके थ्रू आप रन टाइम एरर को प्रॉपर हैंडल कर सके, रन टाइम एरर और एरर्स को प्रॉपर हैंडल कर सके। इसके लिए हम लोग ट्राई कैच मॉड्यूल डालते हैं। वर्जन कंट्रोल के लिए हम लोग गिट जैसा या गिट हब और गिट लैब जैसा वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज करते हैं, जहां पे अगर एक मेरा कंप्लीट प्रोजेक्ट टीम 10 अलग लोकेशन पे है, कोई डेवलपर वर्क फ्रॉम होम कर रहा है, तो वो टाइम पे वो भी हमारे साथ काम कर सके, उनको भी पता होना चाहिए कि हम लोग क्या क्या काम कर रहे हैं, है ना? ये सब आएगा इसके अंदर। और उसके आगे नेक्स्ट जो हम अगर आप देखेंगे कि व्हाट व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ, मतलब यहाँ पे हमारा अलग अलग पैटर्न यूज होगा। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आपको दिया नहीं है, जो मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक कंसेप्ट आता है जिसको हम लोग बोलते हैं पेयर प्रोग्रामिंग। तो पेयर प्रोग्रामिंग बहुत बार यहाँ पे हम लोग फॉलो करते हैं। तो पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर होता क्या है ना, बेसिकली कि हम लोग बेसिकली पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर हम लोग दो डेवलपर साथ में काम करते हैं। मतलब ऐसा समझो कि हमारे पास अ, एक पैटर्न होगा, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो कोडिंग के अंदर जब हम लोग कॉम्प्लेक्स कोडिंग डालते हैं, कॉम्प्लेक्स कोई काम करता है, तो वो टाइम पे हमारे पास ऐसा एक पेयर प्रोग्रामर होता है। एक सेकेंड,
तो हमारे पास कोई एक पेयर प्रोग्रामर हो सकता है, जो पेयर प्रोग्रामर बेसिकली हमें गाइड करके बताएगा कि हमें क्या चीज़ करना है और कैसे करना है, ठीक है? तो पेयर प्रोग्रामर का काम क्या रहेगा कि वो हमें बताएगा कि हमें क्या-क्या चीज़ें करना है। मतलब ऐसा समझो कि मेरा काम ईज़ी करके देगा। अगर मैं कोई कॉम्प्लेक्स कोडिंग कर रहा हूँ, तो वो टाइम पे वो कॉम्प्लेक्स कोडिंग में ज़्यादा एरर ना आए, इसके लिए हम लोग यहाँ पे ये पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे पेयर प्रोग्रामर है, मेरा एक सीनियर डेवलपर होगा, जिसको हम लोग स्पेशली हायर करते हैं और इसका अलग से आपको कॉस्टिंग देना पड़ता है। या फिर कभी-कभी ऐसा होगा कि मेरे पास जो पेयर प्रोग्रामर है, वो पेयर प्रोग्रामर हमारा टीम के अंदर कोई एक पर्सन हो सकता है जिसके पास एक्सपीरियंस है। तो ये वाला जो पैटर्न है पेयर प्रोग्रामिंग इम्प्लीमेंटेशन के अंदर, जहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक मेरा नेविगेटर है, एक ड्राइवर है। तो नेविगेटर का मतलब है जो गाइड करते जाएगा कि ओके ये कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम को हम लोग कैसे डेवलप करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर ये कार ड्राइव कर रहा है तो एक नेविगेटर है जो बताएगा लेफ्ट लेना है, राइट लेना है, टर्न लेना है, कौन-सा शॉर्टकट लेना है, कहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा है तो कौन-सा दूसरा रूट हम लोग ले सकते हैं, है ना? ये सब उसे बताएगा। तो सेम वे पेयर प्रोग्रामिंग के अंदर भी एक डेवलपर जो एक कंप्यूटर पे बाय द वे 2 लोग बैठेंगे, जिसमें से एक जो है वो कोडिंग करेगा, इम्प्लीमेंटेशन करेगा और दूसरा उसको गाइड करेगा। इसको पेयर प्रोग्रामर बोलते हैं। तो इसके अंदर एक ड्राइवर होता है, एक नेविगेटर रहता है। और ये दोनों अपना काम जो है टाइम टू टाइम स्विच करते रहते हैं, जिसके थ्रू आपका जो भी एप्लीकेशन या कोड बनेगा, वो एफिशिएंट बने और उसके साथ में उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों बेनिफिट होते हैं हमारे, ठीक है? तो ये हमारा पेयर प्रोग्रामर वाला कांसेप्ट होता है। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? पेयर प्रोग्रामिंग किसी को भी डाउट है, समझ में आया सबको? किसी को डाउट है? जल्दी बताओ। एनीवन? एनी डाउट्स? यस? चलो। सो ये होने के बाद में आई होप नो डाउट्स, ओके। तो ये होने के बाद में हमारा एक जो नेक्स्ट फेज जो आता है, ठीक है? तो हमारा जो फेजेस थे वो मैंने बताया आपको। फर्स्ट फेज हमारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस था, उसके बाद में फिजिबिलिटी स्टडी, तीसरा था डिजाइनिंग, फोर्थ था कोडिंग इम्प्लीमेंटेशन, है ना? या डेवलपमेंट, जो भी आप बोलो। और इसके बाद में फिफ्थ स्टेप जो आता है, ये फिफ्थ स्टेप जो हमारा आता रहता है वो रहता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है? तो ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग हमारा नेक्स्ट फेज है। अब ये फेज के अंदर होता क्या है मेनली, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर अगर आप देखेंगे ना, तो मल्टीपल टाइप के हमारे अलग-अलग टेस्टिंग होता है। और वो मल्टीपल जो अलग-अलग टेस्ट होंगे ना, उसका अलग-अलग पर्पस होता है मेनली। तो यहाँ पे ये हमारे अलग-अलग टाइप के टेस्ट दिए हुए हैं। अब इसके अंदर मेन हमारे जो टाइप्स ऑफ टेस्ट होते हैं ना, वो 4 मेन टाइप के टेस्ट रहते हैं, ओके? जिसके अंदर पहला आता है यूनिट टेस्ट, ओके? अगर मैं आपको उसका एक डायग्राम बताऊँ, तो आपको यहाँ पे इज़िली समझ में आएगा कि उसके मेन 4 टाइप के जो टेस्ट रहते हैं, जिसके अंदर यूनिट टेस्ट आता है, इंटीग्रेशन टेस्ट आता है, देन सिस्टम टेस्ट आता है और हमारा फंक्शनल टेस्ट आता है, ओके? सो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर मेनली तो अगर हम लोग बात करें, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में ये वाला तो हम लोग बाद में देखेंगे, जिसके अंदर टाइप्स दिए हुए हैं, बट उसके पहले एक डायग्राम हम समझते हैं। तो ये डायग्राम अगर आप देखेंगे ना, तो ये डायग्राम आपको बेसिकली बता रहा है कि हमारा टेस्टिंग क्या-क्या होता है। तो इसको मैं थोड़ा और नीचे कर देता हूँ। हाँ, तो अब ये डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे, तो हमारे पास अलग-अलग टाइप के टेस्ट रहता है। तो कौन से टेस्ट रहते हैं? पहला तो हमारा मैनुअल टेस्ट रहता है। मैनुअल टेस्ट आता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग आता है। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर आपके वापस 3 अलग-अलग टाइप रहते हैं, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, ग्रे बॉक्स और उसके अंदर फंक्शनल, नॉन फंक्शनल टेस्ट अलग-अलग आता है। अब ये बहुत सारे कुछ चीज़ें आपको बताया हुआ है, ये सब अभी हमें ध्यान में नहीं रखना है। फिलहाल के लिए अगर मैं आपको ये डायग्राम को थोड़ा-सा कट शॉर्ट करके अगर मैं बताऊँ आपको,
तो डायग्राम को कट शॉर्ट करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि मेनली मेरे 2 टेस्टिंग रहता है, ओके? जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा फोकस करना है, वो है मेरे फंक्शनल एंड नॉन फंक्शनल टेस्ट, ओके? या फिर अभी के लिए मैं सिंपल ऐसा लिख सकता हूँ कि मेरे पास पहला रहता है यूनिट टेस्ट, ओके? पहला मेरा रहेगा यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट और यूनिट टेस्ट जो है, ये यूनिट टेस्ट का मेन पर्पस क्या रहेगा? तो यूनिट टेस्ट का मेन जो पर्पस होता है, वो रहता है कि हम लोग का कोई एक स्पेसिफिक फीचर ढंग से चल रहा है कि नहीं, ये चेक करना, ये यूनिट टेस्ट रहता है। तो मेन हमारा फर्स्ट जो टेस्ट रहता है, यहाँ पे मैं लिखूंगा मेरा इसके अंदर 5.1 फर्स्ट टेस्ट आएगा आपका यूनिट टेस्ट। और यूनिट टेस्ट के अंदर यहाँ पे अगर हम लोग डायग्राम डालें, तो यूनिट टेस्ट का मेन काम रहता है एक छोटा सा फीचर टेस्ट करना, ओके? सो एक छोटा सा फीचर आपका एक मेन टेस्ट करना, ये यूनिट टेस्ट का मेन पर्पस रहता है, जिसके थ्रू हम लोग एक कोई एक स्पेसिफिक कोई आई कैन से कि कोई एक स्पेसिफिक पार्ट या फीचर, जैसे हमने बताया कि हम लोग जब सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो पूरा सॉफ्टवेयर हम लोग एक साथ नहीं बना रहे, है ना? पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं हम लोग। तो वैसे ही जब हम लोग पार्ट बाय पार्ट कोई एक फीचर बनाएंगे, तो वो फीचर को भी जब हम लोग अगर टेस्ट करेंगे ना, तो वो फीचर के अंदर भी जब अगर हम लोग टेस्टिंग डाल रहे हैं, तो उसको हम लोग पूरा एक साथ नहीं बनाएंगे। उसके अंदर भी क्या होगा, उसके अंदर भी हमारा पैटर्न फॉलो होगा कि हम लोग पार्ट बाय पार्ट फीचर बना रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप ये वाला पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे हम लोग सेम चीज बताने का ट्राई कर रहे हैं कि यूनिट टेस्ट जो होगा, यूनिट टेस्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यूनिट टेस्ट के अंदर यूनिट टेस्ट इज अ प्रोसेस ऑफ टेस्टिंग अ स्मॉल पार्ट ऑफ अ सोर्स कोड लाइक इंडिविजुअल फंक्शन मेथड्स एट अ टाइम। ठीक है, वन एट अ टाइम हम लोग करेंगे, एक साथ पूरा नहीं बनाते हैं। आई होप समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ पे ये सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे, जहाँ पे हम लोग पूरा एक छोटा सा पार्ट करेंगे, जहाँ पे टेस्ट रन करेंगे। अगर फेल हुआ, तो फेल हुआ तो हम लोग वापस उसको चेंजेस के लिए भेज देंगे डेवलपर के पास में। अगर वो पास हो गया टेस्ट, तो फिर हम लोग आगे जाएंगे। बहुत सिंपल है ना? तो ये आपका मेन फर्स्ट पार्ट ऑफ टेस्ट रहता है। और उसके बाद उसके टाइप्स को आप आगे बाद में आराम से पढ़ सकते हो। मेनली हमें इसका सेकेंड टाइप पढ़ना है अभी। तो 5.2 पे जाते हैं अभी हम लोग। तो 5.2 के अंदर आपका सेकेंड टाइप ऑफ टेस्ट जो रहता है ना, यूनिट टेस्ट के बाद में आता है इंटीग्रेशन टेस्ट। मतलब यूनिट टेस्ट के अंदर हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट जो सॉफ्टवेयर के थे, वो एक वन बाय वन उसको टेस्ट करके देखा। अब उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन टेस्ट करेंगे। इंटीग्रेशन मींस जो पार्ट आपने बना लिए, चेक कर लिए, उसको अब हम लोग वन बाय वन एक दूसरे से कनेक्ट करके चेक करेंगे कि वो आपस में प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं। इसको इंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। सो इंटीग्रेशन टेस्ट का मतलब क्या रहेगा, हमने जो भी पार्ट बनाए हैं, वो सारे पार्ट को अब हम लोग प्रॉपर एक दूसरे से के साथ कनेक्ट करके देखेंगे। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट करके चेक करना, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर हमारे पास अलग अलग टाइप के टेस्ट आते हैं, जिसके अंदर आप क्या क्या टेस्ट करेंगे वो समझते हैं वन बाय वन, बाय द वे। तो इंटीग्रेशन के अंदर हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच आता है। अच्छा, इंटीग्रेट करने का मतलब तो समझ में आया। इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है? इंटीग्रेट करने का मतलब है कि जो सॉफ्टवेयर आपने ऑलरेडी बना लिए हैं, मतलब जो फीचर आपने ऑलरेडी टेस्ट कर लिए हैं, है ना? तो वो इंडिविजुअल आपने टेस्ट किए, वो तो प्रॉपर ढंग से चल गए थे। लेकिन जब अगर हम लोग उसको साथ में कनेक्ट करेंगे, तो वो टाइम पे वो कितना प्रॉपर काम कर रहा है, ये चेक करना जो रहता है, उसको हम इंटीग्रेशन टेस्ट बोलते हैं। इंटीग्रेशन टेस्ट, तो उसके अलग अलग टाइप रहते हैं बाय द वे इंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर, ये हमें याद रखना है। तो मैं आपको अलग अलग जो भी बता रहा हूं ना, ये एक समरी है आपका पूरा सब्जेक्ट का। अगर आप ये भी समझो तो प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज आप जितना इजीली ये चीजों को याद रखेंगे, उतना ही हमारे लिए वो चीजें बेटर होंगे। तो यहाँ पे मैं इसको एकदम नीचे लेके जाता हूँ, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे हमारा इंटीग्रेशन टेस्ट।
तो इंटीग्रेशन टेस्ट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस इज द इंटीग्रेशन टेस्ट, और ये इंटीग्रेशन टेस्ट के अंदर क्या क्या चीजें आता है वो समझते हैं अभी हम लोग। इसको मैं सेपरेट आउट कर देता हूँ। तो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या क्या होगा, अगर आप ध्यान से देखो, इसको ज्यादा बड़ा कर दिया हमने, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, ओके। सो इंटीग्रेशन टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीजें आएंगे, अगर हम लोग ध्यान से समझे, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने जो जो छोटे छोटे मॉड्यूल्स इंटीग्रेट किए थे, ये सबको हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। जिसके अंदर पहला जो पार्ट आता है वो रहता है बिग बैंग इंटीग्रेशन, मतलब सभी मॉड्यूल को एक साथ इंटीग्रेट करने का करेंगे, मतलब सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है, बग डिटेक्ट करना बहुत बार डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? बिकॉज मैंने सारे छोटे छोटे फीचर्स को एक साथ जब अगर कनेक्ट कर दिया, तो इसका डिफिकल्टी ये होगा कि अब कहाँ पे कौन सा एरर आ रहा है ना, बड़े कोड में वो ढूंढना थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसके लिए बिग बैंग एक तकलीफ वाला है। अच्छा, टॉप डाउन इंटीग्रेशन भी एक होता है। तो टॉप डाउन इंटीग्रेशन में क्या करता है, टेस्टिंग टॉप लेवल मॉड्यूल्स से स्टार्ट होता है और ग्रेजुअली हम लोग लोअर लेवल मॉड्यूल्स पे जाता है। मतलब हाई लेवल फंक्शनैलिटी को पहले हम लोग टेस्ट करेंगे, जो ज्यादा क्रिटिकल मॉड्यूल्स पे फोकस करेगा, और लो लेवल मॉड्यूल्स के लिए हम लोग डमी मॉड्यूल्स कभी कभी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब हम लोग हाई लेवल मॉड्यूल्स को ऐड करते हैं, आई मीन जो सबसे क्रिटिकल पार्ट है आपके सॉफ्टवेयर का या आपके प्रोजेक्ट का, उसको हम लोग पहले टेस्ट करते हैं। और जो कम क्रिटिकल पार्ट है ना, उसको हम लोग बाद के लिए रखते हैं बेसिकली। तो आपका टॉप डाउन इंटीग्रेशन ये होता है कि क्रिटिकल पार्ट को पहले चेक करो, और जो आपका डिफिकल्ट पार्ट है उसको बाद में चेक करो। और अगर कभी कभी वो जो छोटे छोटे लो लेवल मॉड्यूल्स रहते हैं वो अगर बने नहीं है ना, तो उसके जगह पे हम लोग स्टब्स या डमी मॉड्यूल्स ऐड करते हैं। तो वो जो डमी मॉड्यूल ऐड करते हैं उसको स्टब्स बोलते हैं। और जो मेन हमारा फंक्शनैलिटी रहता है ना, इसको स्केलेटन बोलते हैं। बाय द वे, आपको चाहिए तो कहीं पे लिख के रखना, आपको हर जगह पे ये वर्ड्स नहीं मिलेंगे। स्केलेटन बोलते हैं उसको। जिसके बेस के ऊपर अब क्या होगा, डैशबोर्ड मॉड्यूल को पहले हम लोग टेस्ट करेंगे और फिर उसको लिंक करेंगे, जैसे कि रिपोर्ट और ग्राफ बाद में बनाएंगे, बिकॉज ये छोटे मोटे मॉड्यूल्स है। इसको बाद में भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन कंप्लीट डैशबोर्ड बनाना एक बहुत डिफिकल्ट और बड़ा काम है। बॉटम अप इंटीग्रेशन क्या होगा, लो लेवल मॉड्यूल से हम लोग स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग और हाई लेवल मॉड्यूल्स पे जाएंगे। लो लेवल मॉड्यूल्स में अर्ली टेस्टिंग हो जाता है क्योंकि वो छोटे छोटे है ना, और डिबगिंग भी इजी हो जाता है जब बॉटम अप करेंगे, क्योंकि जो आपके कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट फीचर्स या फंक्शंस है उसको आप जब टेस्ट करते हैं उसमें आपको टाइम भी ज्यादा लगता है। और वहां पे आपका सेटअप, आई मीन अगर कोई बग या इशू है उसको सॉल्व करने में भी टाइम लगता है। लेकिन अब इसके डिसएडवांटेज क्या है बॉटम अप के, कि टेस्टिंग लेट हो जाता है बहुत बार, क्योंकि आपने बॉटम बॉटम वाले फीचर्स, जो छोटे मोटे फीचर्स है उसको तो बहुत जल्दी से खत्म किया, लेकिन जब आप बड़े फीचर्स पे गए ना, तो वहां पे आपने डमी मॉड्यूल्स लगा दिए बहुत बार, जो मेन मॉड्यूल आपके बड़े बने नहीं थे, और उसके जगह पे जब आप रियल ऐड करोगे ना, तो तब एरर आना चालू होता है। मतलब छोटे मोटे फंक्शंस आपने बनाए, टेस्ट कर लिए, लेकिन बड़े फंक्शंस का डमी आपने डाला, अभी तो चल गया, लेकिन जब एक्चुअल वो बड़े मॉड्यूल्स या फंक्शन का आपने कोड करके किया ना, वो टाइम पे उसमें ज्यादा एरर आ गया। अच्छा, सैंडविच अप्रोच रहता है एक, या सैंडविच टेस्ट बोलते हैं, जिसको हम लोग हाइब्रिड अप्रोच बोलते हैं। हाइब्रिड अप्रोच का मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन करेंगे, टॉप डाउन एंड बॉटम अप का कॉम्बिनेशन आता है। टॉप डाउन एंड बॉटम अप का कॉम्बिनेशन मतलब लो लेवल और हाई लेवल में दोनों में जो क्रिटिकल मॉड्यूल्स रहेंगे, जो बहुत ज्यादा काम के, जिसका फेल होने से सॉफ्टवेयर पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ऐसे फीचर्स या फंक्शन को हम लोग साथ में टेस्ट करेंगे। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट में यूजर इंटरफेस और बैक एंड फंक्शनैलिटी दोनों को एक साथ टेस्ट करना है, बिकॉज बैक एंड फंक्शनैलिटी ढंग से चल रहा है लेकिन यूजर इंटरफेस अगर रियल टाइम रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वो प्रॉब्लम है। इसके बाद में इंक्रीमेंटल इंटीग्रेशन रहता है। मतलब इंक्रीमेंटल में क्या क्या होगा, वन बाय वन हम लोग एक एक पार्ट को इंटीग्रेट करते जाएंगे, ठीक है, जिसके बाद उसका टेस्टिंग होते जाएगा। तो इसके एडवांटेज क्या रहता है, बग डिटेक्ट करना इजी होता है और ग्रेजुअल प्रोग्रेस हम लोग इजीली ट्रैक कर सकते हैं, कि जैसे जैसे हमारा एक वीक, 10 दिन, एक महीना, 2 महीने में जितना सॉफ्टवेयर बनते गया, उसके साथ में हम लोग उसको इंटीग्रेट करके रियल टाइम में चेक करते गए। इसके बाद इंटरफेस टेस्टिंग टेस्टिंग है, ये तो बहुत सिंपल सा है, फ्रंट एंड और बैक एंड के एपीआई को टेस्ट करना है हमें।
तो ये आपका इंटरफेस टेस्टिंग रहेगा। तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रहा है। अच्छा, बाय द वे एपीआई क्या होता है, मैंने बहुत बार आपको एग्जांपल दिया है। जैसे अगर हम लोग होटल में जाते हैं तो मैं डायरेक्टली किचन में जाके ऑर्डर नहीं दूंगा, तो वहां पे वो जो वेटर आता है जिसको मैं ऑर्डर दूंगा, वेटर मेरा ऑर्डर लेके किचन में जाएगा और फाइनल गुड्स लेके वापस आएगा, मतलब फाइनल प्रोडक्ट लेके वापस आएगा। तो वो जो वेटर है वो एपीआई है। तो वैसे ही इंटरफेस टेस्टिंग के अंदर फ्रंट एंड और बैक एंड का एपीआई को टेस्ट करते हैं, मतलब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इजीली हो पा रहा है कि नहीं। मिक्स्ड इंटीग्रेशन टेस्टिंग का मतलब है यहाँ पे आपको चाहिए वैसे आप कोई भी कॉम्बिनेशन अपने हिसाब से ग्रेजुअली ऐड कर सकते हो। आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, आपको कौन सा वे बेटर लगता है वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये आपका इंटीग्रेशन टेस्ट रहता है। तो टेस्टिंग के अंदर हमारे मेन कौन से टाइप आया, पहला यूनिट टेस्ट आया, दूसरा इंटीग्रेशन टेस्ट आया, ठीक है। यूनिट टेस्ट और उसके बाद में क्या आया, इंटीग्रेशन टेस्ट। अब इंटीग्रेशन टेस्ट के बाद में नेक्स्ट जो आता है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, वो आता है सिस्टम टेस्ट। ओके, नेक्स्ट आता है सिस्टम टेस्ट। तो अब ये जो सिस्टम टेस्ट है, वो सिस्टम टेस्ट कौन से रहता है वो अभी हम लोग समझते हैं। तो सिस्टम टेस्ट के अंदर भी अलग अलग टाइप्स आता है बाय द वे हमारे, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसको वापस हम लोग नीचे जाने देते हैं, या इसको हटा देता है फिलहाल के लिए, चाहिए तो ऐड कर देंगे। तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट जो लिखूंगा वो है मेरा टाइप्स ऑफ टेस्टिंग के अंदर थर्ड टाइप ऑफ टेस्टिंग आएगा, दैट इज 5.3 सिस्टम टेस्टिंग। तो सिस्टम टेस्टिंग का मतलब क्या रहेगा, सिस्टम टेस्टिंग के अंदर अब हमारे पास वापस सिस्टम टेस्टिंग के अंदर हमारे पास वापस अलग अलग टाइप के जो टेस्टिंग होता है वो आता है, जिसके अंदर हम लोग उसके मेन टाइप्स में टेस्टिंग अप्लाई करेंगे। मतलब लेट्स ट्राई। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ और हाँ। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सिस्टम टेस्टिंग के अंदर पहले तो क्या बोला है, एसडीएलसी का एक इंपॉर्टेंट फेज है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को एंड टू एंड टेस्ट किया जाता है। सिस्टम टेस्ट मतलब जहां पे सिस्टम के अलग अलग टेस्टिंग, क्या लिखा है, सिस्टम टेस्टिंग के अलग अलग टाइप्स होता है जो सॉफ्टवेयर के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को टेस्ट करते हैं। जैसे कि फंक्शनैलिटी टेस्ट, फंक्शनैलिटी टेस्ट के अंदर क्या रहेगा, हम लोग ऐड टू कार्ट फीचर एंड चेकआउट फीचर को टेस्ट करेंगे, जिससे मुझे पता चलेगा कि ओके ये वाले फीचर मेरे प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं, जब मैंने पूरा सिस्टम या सॉफ्टवेयर बताया। तो इसके सब टाइप्स क्या रहते हैं, जिसमें हम लोग स्मोक टेस्ट करते हैं, बेसिक फंक्शनैलिटी को क्विक चेक करना, स्मोक टेस्ट बोलते हैं। सैनिटी चेक का मतलब है, सैनिटी मतलब क्लीननेस, मतलब मैं कोई बग या इशू मिला था मुझे, तो अब जब मैंने वो बग या इशू को सॉल्व किया तो वो रिसेंट चेंजेस जो है उसके बाद में मेरा सिस्टम वापस एज एक्सपेक्टेड चल रहा है या नहीं चल रहा है। परफॉर्मेंस टेस्ट मतलब समझो कि अगर मेरे वेबसाइट पे एक साथ 10,000 यूजर अगर आ गए तो इतना लोड मेरा सिस्टम कैसे हैंडल कर पाएगा, और वो हैंडल कर पा रहा है या नहीं, इसको हम लोग परफॉर्मेंस टेस्ट बोलते हैं। तो उसके सब टाइप्स कौन से रहेंगे, लोड टेस्ट, सो सिस्टम कितना हैवी लोड हैंडल कर सकता है, नहीं कर सकता है ना, ये आपका लोड टेस्ट हो गया। देन स्ट्रेस टेस्ट का मतलब क्या रहता है, एक्सट्रीम कंडीशंस जब आएंगे जहां पे या तो मेरे सिस्टम पे लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया सडनली, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे बिहेव कर रहा है। और स्पाइक टेस्ट का मतलब रहता है सडन लोड इंक्रीज होना, ये आपका स्पाइक रहता है। और सडन इंक्रीज होने के बाद में कभी कभी होता है कि सडन ड्रॉप आना, जो सेट ऑफ यूजर्स थे, सपोज कि 10 लाख यूजर थे और सडनली 10,000 हो गए, तो ये जो सडन स्पाइक हो रहा है, 10,000 से 10 लाख हो गए यूजर्स और 10 लाख से सडन 10,000 हो गए, ये दोनों टाइप के स्पाइक मतलब एक साथ आपके सिस्टम में अगर यूजर्स आ रहे हैं या जा रहे हैं, बोथ इज नॉट गुड फॉर योर सिस्टम। तो परफॉर्मेंस टेस्ट में हम लोग वो चेक करते हैं। नेक्स्ट आता है सिक्योरिटी टेस्टिंग। सिक्योरिटी के अंदर हम लोग देखेंगे कि कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है, कोई अनऑथोराइज पर्सन एक्सेस तो नहीं कर पा रहा है ना, ये सारे चेंजेस होंगे। तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग, पेनिट्रेट करने का मतलब सिस्टम में कोई अगर एंटर करने का ट्राई कर रहा है बिना परमिशन, या डेटा चेक करने का ट्राई कर रहा है, तो उसको हम लोग चेक करते हैं। ऑथेंटिकेशन मतलब यूजर्स आइडेंटिफिकेशन वेरीफाई करेंगे सिस्टम टेस्ट में। सिक्योरिटी टेस्ट में यूजेबिलिटी टेस्ट का मतलब है आपका, यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे यूजर इंटरफेस कितना यूजर फ्रेंडली है, काम का है नहीं है। सो मोबाइल ऐप का यूजर इंटरफेस और बॉटम बटन प्लेसमेंट आपका प्रॉपर है कि नहीं, ये बेसिकली हम लोग चेक करते हैं, है ना।
इन सिस्टम टेस्टिंग। इसके बाद में नेक्स्ट जो आता है, वो आता है हमारा कॉम्पेटिबिलिटी टेस्टिंग। मतलब क्रॉस ब्राउज़र मेरा क्रोम के ऊपर तो मेरा सॉफ्टवेयर या वेबसाइट ढंग से चल रहा है। उसको मैं अगर मोज़िला पे डालूँगा, सफारी पे डालूँगा या कोई दूसरे ब्राउज़र पे डालूँगा या फिर विंडोज़ के ऊपर मेरा सॉफ्टवेयर ढंग से चल रहा है। जब मैं उसको मैक, लिनक्स या कोई दूसरे सिस्टम पे या सॉफ्टवेयर पे डालूँगा, तब उसका रिएक्शन कैसे हो रहा है। सिक्स्थ आता है रिकवरी टेस्टिंग। रिकवरी टेस्टिंग का मतलब है कि इन केस ऑफ अ पावर फेलियर या इन केस ऑफ सडन क्विक फेलियर, जहां पे मेरा मशीन क्रैश हो गया, कुछ हो गया, तो वो टाइम पे आपका सिस्टम कैसे बिहेव करेगा, ये हमें चेक करना है। तो ये आपका नेक्स्ट सिस्टम टेस्ट का टाइप हो गया। इंस्टॉलेशन टेस्टिंग, मतलब मोबाइल ऐप इंस्टॉल करते टाइम अब कोई एरर आ रहा है क्या। मतलब ऐसे समझो कि मैं एंड्रॉइड के पुराने वर्जन में जब अगर मेरा कोई एक मोबाइल ऐप इंस्टॉल कर रहा हूं, तब वो कोई एरर दे रहा है, नए वर्जन में एरर नहीं दे रहा है। या कभी-कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्पेसिफिक नेटवर्क कनेक्टिविटी पे वो एरर दे रहा है। वो एक स्पेसिफिक टाइप के इंस्टॉलेशन, मतलब मैक पे जब मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ तब कोई एरर दे रहा है। तो उसके वर्जन वाइज कोई इशू या एरर आ रहा है क्या, ये हम लोग चेक करते हैं। इसके आगे रिलायबिलिटी टेस्टिंग रहता है। रिलायबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे कि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा ट्रेडिंग ऐप है, तो ट्रेडिंग ऐप जो है ना आपका, वो मार्केट जब चालू रहेगा ना, वही टाइम पे वो ढंग से काम करता है। मार्केट खत्म होने के बाद में उसका काम ही नहीं है। तो अब मार्केट चालू होने के बाद में अगर वो अच्छा चल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मार्केट जब बंद हो गया उसके बाद ही अच्छा चल रहा है और मार्केट के टाइम पे अगर अच्छा नहीं चल रहा है, दैट इज बैड फॉर मी। मतलब जब चाहिए तब वो ढंग से नहीं चल रहा है। मार्केट मेरा चालू होता है 9 से 3:30, अब 3:30 के बाद आपका ऐप बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन जब उसकी जरूरत है वो तब ढंग से नहीं चल रहा है। सो रिलायबिलिटी का मतलब है कि मैं उस पर कितना भरोसा कर सकता हूँ, वो ऐप कितना स्टेबल है। तो बैंकिंग ऐप 24/7 स्टेबल काम करता है। क्यों? बिकॉज मैं 24/7 में कभी भी कोई भी मनी ट्रांजेक्शन कर सकता हूँ, ये रिलायबल है, मतलब मैं कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ। याद रखो, रिलायबिलिटी को मैं यहाँ पे ऐसे फैक्टर में डाल सकता हूँ, टाइम, और आई कैन से मीन टाइम बिटवीन फेलियर, एंड दूसरा आता है मीन टाइम टू रिकवर। मतलब मीन टाइम बिटवीन फेलियर, अब मीन टाइम बिटवीन फेलियर, दो फेलियर्स के बीच में का जो टाइम है ना, मीन टाइम है, वो इंक्रीज होना चाहिए, फ्रीक्वेंट फेलियर नहीं आने चाहिए। और मीन टाइम टू रिकवर, मतलब अगर फेलियर आ गया तो रिकवरी टाइम आपका क्विक होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो टाइम टू टाइम ये रिकवरी टाइम आपका क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब क्विक रिकवरी आना चाहिए। तो अगर ये दो चीजें अगर मेरे आ रहे हैं, दैट मीन्स मैं सिस्टम पे या सॉफ्टवेयर पे रिलायबिलिटी अचीव कर रहा हूँ। उसके आगे कंप्लायंस टेस्ट रहता है। कंप्लायंस टेस्ट का मतलब है कि हमारा कोई हेल्थ केयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर है, तो जो कंट्री में मैं वो हेल्थ केयर सिस्टम या सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करूंगा, वहां का हेल्थ केयर सिस्टम का जो मेन गवर्नमेंट के अंदर जो रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन रहेगा, वो मुझे कुछ स्टैंडर्ड रूल्स प्रोटोकॉल्स बताएगा, जहां पे मुझे पेशेंट के रिकॉर्ड्स को सिक्योर ही रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए मैंने क्या किया, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, वैसा ही एक आपका एक बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको नाम रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, लेकिन हेल्थ केयर सॉफ्टवेयर क्या लेवल पे होने चाहिए, उसमें कॉन्फिडेंशियलिटी क्या होना चाहिए, उसके डेटा आपको कैसे मेजर करने हैं, उसके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आपको गाइडलाइंस देते हैं, जो हमें फॉलो करना पड़ेगा। सेम अलग अलग लोगों के लिए रहता है। लोकलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन टेस्टिंग। लोकलाइजेशन का मतलब क्या है, अगर मैं कोई एक ऐप को मुंबई में अगर रिलीज करूंगा, तो वो हिंदी या मराठी लैंग्वेज में भी सही वे में काम करना चाहिए, उसका ट्रांसलेशन भी करेक्ट आना चाहिए, ट्रांसलेशन भी रॉन्ग नहीं जाना चाहिए, और वो सपोर्टेबल होना चाहिए। अगर मैं साउथ इंडिया में अगर उसको लॉन्च करूंगा, तो उसमें वो ट्रांसलेशन ढंग से आना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि जैसे अगर हम लोग अमेजोन जैसा एप्लीकेशन अगर इंडिया में यूज करेंगे, तो इंडिया में अमेजोन 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 इंडिया में जो प्रोडक्ट के प्राइसेस बताएगा वो रुपीस में बताएगा, है ना। यूएस में वो सेम प्राइस डॉलर में बताएगा। अब यूएस में कोई एक कोई एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस है $100। क्या है, $100 है। अब ये यूएस में है, यूएस में ये प्रोडक्ट का प्राइस $100 है। जब ये इंडिया में डिस्प्ले होगा, जब ये इंडिया में आएगा, तो ये इंडियन करेंसी में 8,500 रुपीज जितना दिखना चाहिए। अगर ये कन्वर्जन रियल टाइम में नहीं हुआ ना, मतलब आपका ऐप में इशू है। ठीक है।
देन एंड्योरेंस टेस्टिंग का मतलब है एप्लीकेशन, जो भी मेरा एप्लीकेशन रहेगा वो 48 आवर्स कंटिन्यूअसली रन और स्टेबिलिटी टेस्ट करना है, मतलब लॉन्ग टाइम तक भी अगर चलेगा तो वो कितना लॉन्ग टाइम तक ढंग से प्रॉपरली काम कर पाता है। तो ये आपका समरी हो गया जो भी टाइप्स ऑफ टेस्ट हमने पढ़े उसका। तो ये आपका सॉफ्टवेयर या टेस्टिंग के अंदर तीन टाइप जो हमने पढ़े और उसके सब टाइप्स जैसे हमने देखा। यूनिट टेस्ट के अंदर कोई सब टाइप नहीं है, इंटीग्रेशन के अंदर हमारे सब टाइप थे और सिस्टम टेस्ट के अंदर हमारे सब टाइप थे। अब 5.4, इसके बाद आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट। तो ये एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होगा ये समझते हैं अभी। तो एसडीएलसी के अंदर हमारा एक्सेप्टेंस टेस्ट कैसे काम करेगा और क्या क्या चीजें आता है एक्सेप्टेंस टेस्ट के अंदर। एज नेम सजेस्ट, एक्सेप्टेंस टेस्ट मतलब आपने जो भी ढंग का सॉफ्टवेयर बना लिया, अगर यूजर उसको पसंद नहीं कर रहा है, अगर यूजर को वो काम का नहीं लग रहा है, तो वहीं पे आपका सिस्टम फेल हो गया। दैट्स द बिगेस्ट फेलियर फॉर योर सिस्टम। क्यों? यूजर्स आर नॉट कंफर्टेबल यूजिंग योर सॉफ्टवेयर। तो आपको ये भी देखना है कि आपने सॉफ्टवेयर बनाने के बाद में यूजर को लग रहा है कि नहीं कि आपका वो सॉफ्टवेयर उनके काम का है। सो एक्सेप्टेंस टेस्ट अगर आप देखेंगे फाइनल फेज होता है सॉफ्टवेयर के लिए, जो क्लाइंट में एंड यूजर्स के द्वारा वैलिडेट किया जाएगा कि वो इंश्योर करेंगे कि वेदर this software is basically helpful for them or not. If this is not helpful, खत्म वहां से। तो यूजर एक्सेप्टेंस टेस्ट क्या होता है? क्लाइंट एंड यूजर्स का सॉफ्टवेयर टेस्ट करेंगे। मतलब टेक्निकली तो हमने सब टेस्ट कर लिया, अब ये पूरा सॉफ्टवेयर बनने के बाद में हम लोग इसको भेज देंगे क्लाइंट साइड पे। तो वो टाइम पे वो चेक करेंगे, जो मेरे एंड यूजर्स है ना, मेरे एंड यूजर्स जो यूज करने वाले सॉफ्टवेयर वो चेक करेंगे बेसिकली कि उनके अकॉर्डिंगली ये सॉफ्टवेयर काम कर रहा है कि नहीं, उनके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर आपका काम कर रहा है या नहीं। फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स ऐप है, तो रियल यूजर को हम लोग टेस्ट करने भेजेंगे, जैसे कि वो प्रोडक्ट सर्च कर सकता है कि नहीं, चेकआउट कर सकता है कि नहीं, पेमेंट प्रॉपर कर सकता है कि नहीं। और यहाँ पे आपका अल्फा बीटा टेस्ट होता है। अल्फा टेस्ट मतलब इन हाउस आपका कोई एक यूजर्स का टीम रहेगा, वो इन हाउस आपका जो डेवलपर है, आपके जो टेस्टर्स है वो ही हेल्प करेंगे। और बीटा टेस्ट का मतलब क्या है? आप इसको आगे भेज देंगे जहां पे रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट के अंदर हमारे जो यूजर्स रहेंगे वो इसका बीटा वर्जन डाउनलोड करके चेक करेंगे। आप अगर कभी कभी प्ले स्टोर पे देखोगे ना, तो बहुत सारे जो हमारे स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस होते हैं उनका बीटा वर्जन आपको प्ले स्टोर पे मिलता है। तो रियल एक ऐप या एक ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज होने के पहले उसका बीटा वर्जन आता है। इसके बाद में बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्ट रहता है। मतलब बिजनेस के आपके जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे कि मैनेजर है, बिजनेस एनालिस्ट है, जो रियल एम्प्लॉय है, उनके हिसाब से ये सॉफ्टवेयर प्रॉपर बना है कि नहीं, उनके हिसाब से रेगुलेटरी कंप्लायंस प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, है ना, अकाउंटिंग प्रैक्टिस प्रॉपर है कि नहीं, ये सब वो चेक करेंगे। इसको बिजनेस एक्सेप्टेंस टेस्ट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब है कि सॉफ्टवेयर में वेंडर ने जो जो टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन किए थे, जिसपे हमने साइन करके उसके हिसाब से क्लाइंट से पैसा लिया था, वो सारे टर्म्स कंडीशन, वो सारे फीचर्स आपने फुलफिल किए हैं कि नहीं, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट रहता है। देन रेगुलेशन एक्सेप्टेंस टेस्ट का मतलब क्या रहता है? जैसे हमने बात किया कि हेल्थ केयर का सॉफ्टवेयर है, तो हेल्थ केयर के अंदर हेल्थ केयर इंश्योरेंस पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट है। ये आपको स्टैंडर्ड गाइडलाइंस देते हैं कि आपका जो पेशेंट है या जो रिपोर्ट्स रहेंगे उस पे जो डेटा रहेगा उसको कैसे हैंडल करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी कैसे मेंटेन करना है, कौन सा डेटा एनक्रिप्ट करना है, कौन सा डेटा आप किसको भेजोगे, कौन से बेसिस पे भेजोगे, कभी अलाउ होगा, किसको अलाउ नहीं होगा, ये। इसके आगे ऑपरेशनल टेस्ट रहता है। मतलब हम लोग यहाँ पे टेस्टिंग की सिस्टम और बैकअप प्रोसीजर्स को प्रॉपरली चेक करेंगे। मतलब डिप्लॉयमेंट के बाद में सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना कितना इजी है या नहीं है। और अगर बहुत बर्डन आ रहा है और क्लाइंट साइड से अगर हमें कोई कंप्लेन आता है, तो हम लोग बार बार उसको सॉफ्टवेयर बंद नहीं करा सकते। हम लोग क्या करेंगे, रिमोटली वो इशू को सॉल्व करेंगे, है ना, लेकिन उसका बैकग्राउंड में जो उसका काम है वो तो चालू ही रहेगा। गेटिंग, ये होता है। अल्फा टेस्ट होता है। अल्फा टेस्ट जैसे हमने बात किया, इन हाउस हमारा डेवलपमेंट एक टीम रहेगा जो हमें फीडबैक प्रोवाइड करेगा, बग फिक्स करने में हेल्प करेगा। बीटा टेस्ट मतलब अब यहाँ पे याद रखो, अल्फा टेस्ट जो है ना, अल्फा टेस्ट हमारा हमारा इन हाउस टीम है, या डेवलपर एंड पे हमारा एक टीम रहेगा जो हमें हेल्प करेगा। बीटा टेस्ट मींस क्लाइंट साइड होता है ये, और
एंड यूजर्स के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का फाइनल रिलीज के पहले उनको हम लोग देंगे कि भाई आप एक बार चेक करके बताओ, आपको अगर कोई तकलीफ है तो हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और एक लास्ट होता है एंड यूजर एक्सेप्टेंस लाइसेंस, मतलब जब अगर एम्प्लॉय या न्यू एचआर सॉफ्टवेयर हम लोग उनको देंगे तो उसको टेस्ट कराएंगे और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि वो प्रॉपर उनके यहाँ पे, मतलब जो हमारा टीम था पहले उन्होंने तो काम किया, लेकिन अब 1000 लोग जब एक साथ काम कर रहे हैं तो उनका फीडबैक कैसे आ रहा है, इज देयर एनी इशू विद देम, इज देयर एनी अनआइडेंटिफाइड इशू जो 1000 में से कोई 2 लोगों को पता चला या 2 लोगों को फेस हुआ, हम सबको नहीं फेस हुआ। तो एंड यूजर एक्सेप्टेंस होता है जिसके अंदर एंड यूजर्स जब उसको रेगुलरली 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने यूज करेंगे तब जाके होता है। मतलब एक बार टेस्टिंग से आपको सारे इशू या बग नहीं मिल जाते हैं, वो तो अच्छा ही चलेगा। जब आप उसको कंटिन्यूअसली 2 4 6 महीने यूज करते हो ना, तब जाके मेन इशू आता है। समझ में आया? तो ये होता है। तो एक बार एक हमारा अ, 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 क्या बोलते हैं हम लोग, एक बार हमारा ये टेस्टिंग हो गया, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है वो रहता है हमारे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। ओके, तो टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस जो आपके होता है ना, वो मेनली आपके 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं हमारे। अगर मेनली अगर हम लोग बात करें तो हमारे 4 टाइप के मेंटेनेंस होते हैं जिसपे हमें मेनली ज्यादा काम करना पड़ता है। और वो ज्यादा जरूरी क्यों है ना, वो भी अगर हम लोग समझे तो याद रखो, एक बार सॉफ्टवेयर देने के बाद में ऐसा नहीं है कि हमारा काम खत्म हो गया। सॉफ्टवेयर देने के बाद जब वो यूज करेंगे ना, तभी तो मेन तकलीफ आता है। तो जब वो तकलीफ आता है ना, उसको हमें हैंडल करना है। तो अगर आप देखेंगे, मैं यहाँ पे आपको वापस बता दूं, अगर एसडीएलसी जो हमने आज समझा, तो उसके अंदर एसडीएलसी में हमने सबसे पहले क्या समझा, ये एसडीएलसी हमारा यहाँ से चालू हुआ, बराबर है। यहाँ से हमारे स्टेप्स ऑफ एसडीएलसी चालू हुए, जिसके अंदर पहला हमारा एसडीएलसी था रिक्वायरमेंट गैदरिंग एनालिसिस, ये हमारा फर्स्ट एसडीएलसी स्टेप था। इसके बाद में सेकंड था फिजिबिलिटी स्टडी, है ना। उसके बाद में थर्ड था डिजाइन, जिसके अंदर सब टाइप्स पड़े। फोर्थ था कोडिंग डिप्लॉयमेंट और इम्प्लीमेंटेशन, अगेन उसके टाइप्स थे। फिफ्थ था सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर 5.1 यूनिट टेस्ट था। 5.2 इंटीग्रेशन टेस्ट है। देन 5.3 यहाँ पे हमने देखा दैट इज अ सिस्टम टेस्ट। एंड 5.4 था आपका एक्सेप्टेंस टेस्ट। ओके, तो ये टेस्टिंग हो गया। ये टेस्टिंग के बाद में अब हम लोग आते हैं हमारे 6 स्टेप पे एसडीएलसी के। ओके, तो हमारा 6 स्टेप जो रहता है, अच्छा, 6 स्टेप जो हमारा रहता है ना, वो एक्चुअली डिप्लॉयमेंट रहता है। ओके, तो डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होगा, डिप्लॉयमेंट का मतलब रहेगा कि हम लोग क्लाइंट साइड पे सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर देंगे। ठीक है, डिप्लॉयमेंट के अंदर हमारा अलग अलग टाइप के डिप्लॉयमेंट आते हैं बेसिकली। तो 6th वाला डिप्लॉयमेंट आएगा। डिप्लॉयमेंट के बाद में मेंटेनेंस आता है, तो इसको मैं लिखूंगा डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या क्या करेंगे वो समझते हैं अभी हम लोग बहुत इजी वे में। तो ये समझ लो कि आपके पूरे सब्जेक्ट का एक समरी है। जो जो हम करने वाले हैं ना, आई मीन जो जो हम लोग करते हैं वो सब कुछ इसके अंदर आ गया। यहाँ पे कुछ भी बाकी नहीं है अभी। तो लेट्स अंडरस्टैंड डिप्लॉयमेंट नाउ। क्लाइंट साइड पे सॉफ्टवेयर को दे देना, ये डिप्लॉयमेंट होता है बेसिकली। तो अगर मैं यहाँ पे डिप्लॉयमेंट अगर हम लोग समझे इजीली, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिप्लॉयमेंट का फाइनल फेज होता है जिसके अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट एनवायरनमेंट से प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में मूव किया जाता है ताकि एंड यूजर्स उसको यूज कर पाए। ठीक है, ये डिप्लॉयमेंट होता है। तो डिप्लॉयमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे, पहला आता है प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब क्या है, सर्वर को कॉन्फ़िगर करना जिसके ऊपर हम लोग डिप्लॉय करने वाले हैं। वो लिनक्स सर्वर हो सकता है, विंडोज सर्वर हो सकता है, मतलब अमेजॉन वेब सर्वर हो सकता है, एडब्ल्यूएस, माइक्रोसॉफ्ट अजूर हो सकता है, गूगल क्लाउड्स पे हम लोग डाल सकते हैं। डेटाबेस कंप्लीट सेटअप करना और नेसेसरी जो भी लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड रहेंगे, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ योर सॉफ्टवेयर, वो आएंगे। डिप्लॉयमेंट प्लानिंग का मतलब है हम लोग शेड्यूल बनाएंगे और एट व्हाट टाइम कौन सा डिप्लॉयमेंट आपका काम करेगा।
डेवलपमेंट टू प्रोडक्शन माइग्रेशन होगा, जैसे क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन को AWS या अजर के ऊपर हम लोग डिप्लॉय करेंगे। स्मोक टेस्ट होगा, वेबसाइट डिप्लॉय करना है ना, जहाँ पे चेक करेंगे हम लोग होम पेज प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, लॉगिन और बेसिक फीचर्स सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। मॉनिटर एंड सपोर्ट के अंदर अगर वेबसाइट क्रैश हो रहा है तो IT टीम को इमीडिएट हम लोग अलर्ट कैसे भेज पाएंगे और वो कैसे उसको फिक्स कर पाएंगे, ये होगा। देन पोस्ट डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग के अंदर वेब एप्लीकेशन को लोड टेस्ट करना है, वेरीफाई करना है कि जब अगर हाई ट्रैफिक आएंगे, बहुत सारे लोग अगर एक साथ अगर काम करेंगे तो वो टाइम पे वो स्मूथली वर्क कर पा रहा है कि नहीं। एंड साथ में यूजर फीडबैक लेंगे। अब आपके कितने टाइप के आपके डिप्लॉयमेंट होते हैं। फर्स्ट जो होता है हमारा फुल डिप्लॉयमेंट रहता है। फुल डिप्लॉयमेंट का अगर अगर कुछ भी गलत हो जाता है तो पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, है ना। तो ये हमारा क्विक एंड सिंपल डिप्लॉयमेंट रहता है, पूरा सॉफ्टवेयर उठा के एक साथ दे दो। एक वेबसाइट जो कंप्लीट होने के बाद में उसको हम लोग एक साथ डिप्लॉय करते हैं। इंक्रीमेंटल के अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर आपका रिस्क कम रहता है और पार्ट बाय पार्ट एक एक दो दो फीचर या मॉड्यूल हम लोग एट अ टाइम डिप्लॉय करता है। मतलब मैं उसको पहला एक छोटा सा फीचर डिप्लॉय करूंगा, वो ढंग से चला तो और एक फीचर डिप्लॉय करूंगा। तो इट्स लाइक दैट, जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एक मॉड्यूल जैसा का पेमेंट गेटवे, तो उसको हम लोग अलग अलग लॉन्च करेंगे। एक बार हम लोग पेमेंट गेटवे लॉन्च करेंगे, उसके बाद में उसके अंदर और नए फीचर्स लॉन्च करेंगे हम लोग। तो ये आपका फेज डिप्लॉयमेंट रहता है। दूसरा फेज डिप्लॉयमेंट के अंदर क्या होगा, मोबाइल ऐप का पहला वर्जन आएगा, उसके बाद में फीडबैक मिलने के बाद में उसका नेक्स्ट फेज पे जाएंगे। इट मीन्स कि इफ देर आर मल्टीपल इश्यूज विच आर प्रेजेंट, तो हम लोग इसके अंदर वापस वो चेंजेस लाएंगे। देन ब्लू ग्रीन डिप्लॉयमेंट होता है। तो ब्लू ग्रीन के अंदर अगर आप देखेंगे, हमारे पास दो एनवायरनमेंट है बेसिकली, ब्लू एंड ग्रीन। तो एक एनवायरनमेंट में सॉफ्टवेयर का करंट वर्जन होता है जिसको हम लोग ब्लू बोलते हैं, एंड दूसरा हमारे पास ग्रीन एनवायरनमेंट होगा, ग्रीन एनवायरनमेंट और डिप्लॉयमेंट। तो जो मेरा न्यू वर्जन आएगा ना, दैट्स न्यू वर्जन इज माय ग्रीन एनवायरनमेंट, जो सक्सेसफुली टेस्ट हम लोग करेंगे। सो तब ब्लू को, लेट्स लेट्स टेक एग्जांपल, यूजर इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन सम सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो द एग्जिस्टिंग करंट सॉफ्टवेयर और द ओल्ड सॉफ्टवेयर विच यूजर्स आर ऑलरेडी वर्किंग ऑन, दैट्स कॉल्ड एज द ब्लू सॉफ्टवेयर और अ ब्लू एनवायरनमेंट। और एक बार हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी हो गया एंड वंस वी डिप्लॉय दैट सॉफ्टवेयर इन द रियल टाइम एनवायरनमेंट, तो क्या होगा, यूजर का पुराना सॉफ्टवेयर को रिप्लेस करके हम लोग उसको नए सॉफ्टवेयर से रिप्लेस करेंगे बहुत सिंपल वे में। सो व्हेन वी रिप्लेस ओल्ड सॉफ्टवेयर विद द न्यू सॉफ्टवेयर इज द ब्लू वन, सॉरी ग्रीन वन, ग्रीन डिप्लॉयमेंट। ओके, सो न्यू एनवायरनमेंट आपका ग्रीन एनवायरनमेंट हो गया, जिसके अंदर हमारा नया सॉफ्टवेयर को हम लोग पुराने सॉफ्टवेयर से रिप्लेस करेंगे। सो एडवांटेज क्या रहेगा, मिनिमल डाउन टाइम रहेगा। क्यों, बिकॉज जब तक हमारा सॉफ्टवेयर बन के रेडी नहीं होता तब तक जो पुराना वाला वो सॉफ्टवेयर या सिस्टम यूज कर रहे हैं वो वही कंटिन्यू यूज करते रहेंगे, उनका जो ऑनगोइंग वर्क है उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जैसे ही वी आर रेडी विद द न्यू सॉफ्टवेयर, तो वो ब्लू एनवायरनमेंट मतलब ओल्ड सॉफ्टवेयर या एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर से इमीडिएट हम लोग उनको स्विच कर लेंगे टू अ न्यू सॉफ्टवेयर, है ना। डिसएडवांटेज क्या है, मल्टीपल एनवायरनमेंट को मैनेज करना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कभी कभी। एग्जाम्पल है वेबसाइट के वर्जन अपग्रेड करना, जहाँ पे ग्रीन एनवायरनमेंट में हम लोग टेस्ट करेंगे सक्सेसफुली, और अगर मेरा नया अपडेट अगर करेक्ट है तभी हम लोग उसको रिलीज करेंगे और पुराना सॉफ्टवेयर को हम लोग हटा देंगे। डिप्लॉयमेंट का चेकलिस्ट हम लोग बनाते हैं इसके साथ में, प्री डिप्लॉयमेंट क्या क्या काम करना है, ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट क्या क्या काम करना है, एंड पोस्ट डिप्लॉयमेंट क्या करना है। तो प्री डिप्लॉयमेंट में क्या करते हैं हम लोग, कोड रिव्यू करते हैं, फाइनल टेस्टिंग कंप्लीट करना है पहले। ये पहले हमें चेक करना है कि सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट के पहले पूरा टेस्टिंग कर लो, रिव्यू कर लो, कुछ भी अगर गड़बड़ है तो डिप्लॉयमेंट को डिले करेंगे। डिप्लॉयमेंट प्लान और रोल बैक प्रोसीजर रेडी होना चाहिए। मतलब कोई भी टाइम पे अगर डिप्लॉयमेंट में मुझे इशू लग रहा है, क्लाइंट साइड पे सॉफ्टवेयर भेजने में अगर मुझे लग रहा है इशू है, वहां पे जाने के साथ में वो फेल हो जाएगा, तो उसके पहले नाम खराब करने के पहले भेजो ही मत, है ना। तो रोल बैक कर लेंगे हम लोग कुछ चीजों को, कोई फीचर्स को। जैसे कि सैमसंग का एक फोन आया था जिसमें बैटरी ब्लास्ट हो रहे थे, तो व्हाट दे विल डू, they will immediately get those details back, they will get those devices back। वैसे ही अगर मैंने एक सॉफ्टवेयर रिलीज कर रहा हूं मैं, और वो टाइम पे कोई एक फीचर या कुछ चीज अगर वहां पे क्रैश होगा या बहुत बुरी तरह से अगर रिएक्ट करेगा या रिस्पॉन्स उसका अगर पुअर होगा, तो हम लोग इमीडिएट उसको बैकअप कर लेंगे। उसके साथ सिक्योरिटी चेक तो हमेशा होते ही रहेंगे, कहीं पे भी वल्नरेबिलिटी नहीं होना चाहिए, सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री पॉइंट नहीं होना चाहिए, कोई डेटा इजीली चोरी कर सके, ट्रैक कर सके, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, ड्यूरिंग डिप्लॉयमेंट प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए और मॉनिटरिंग प्रॉपर होना चाहिए, और इसके लिए हम लोग अलग से
थर्ड पार्टी टूल्स या सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम लोग ये डिप्लॉयमेंट के लिए, जो हमेशा एक्टिव रहेंगे, और उसके साथ में आपका डॉक्यूमेंटेशन अप टू डेट होना चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन के लिए अंदर हम लोग रियल टाइम पे मेंशन करेंगे, क्योंकि आज के दिन पे ये डेट पे हमने इतना काम किया, ये डेट पे हमने इतना काम कंप्लीट किया, ये आएगा। और पोस्ट डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे, एंड यूजर का फीडबैक लो, सिस्टम में अगर वापस कुछ तकलीफ है तो वापस मेहनत करो। यही हमारा काम तो चलना ही है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिप्लॉयमेंट। तो डिप्लॉयमेंट के बाद में लास्ट एंड फाइनल स्टेप जो रहता है हमारा, दैट इज द स्टेप नंबर 7। ये स्टेप 7 जो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये आपका मेंटेनेंस फेज आता है बेसिकली, जिसके अंदर हमें सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना है। तो अब सॉफ्टवेयर को मेंटेन करना क्यों है, बेसिकली इसकी जरूरत क्यों है? तो सबसे पहले तो हम लोग समझते हैं व्हाई डू वी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस इन अ सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, विजिबल है क्या? ये नहीं है विजिबल। व्हाई डू वी रिक्वायर्ड अ मेंटेनेंस पार्ट इन अ सॉफ्टवेयर? मेंटेनेंस की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मैं बहुत सिंपल वे में अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाई डू वी रिक्वायर्ड मेंटेनेंस, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है बिकॉज डिफाइनिंग अ सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस मतलब क्या रहेगा? मॉडिफाइंग, चेंजिंग, कुछ भी अपडेट अगर करना है। सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस के अंदर अलग अलग टाइप्स रहता है, जो हम लोग क्या क्या करेंगे वो बताएंगे। उसके आगे मेंटेनेंस के इंपॉर्टेंस बताया, मतलब अगर कहीं पे कोई बग इशू कुछ भी अगर आया ना, तो वो हम लोग यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। बहुत सिंपल भाषा में ये हमारा मेंटेनेंस का मेन पर्पस रहता है। अब यहाँ पे ये आप आराम से पढ़ सकते हो। मेन हमें क्या सीखना है? टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस। तो हमारे टाइप्स ऑफ मेंटेनेंस कितने रहते हैं, वो अगर हम लोग ध्यान से देखें, तो हमारे 4 मेन टाइप के मेंटेनेंस रहते हैं। ओके, जिसके अंदर फर्स्ट जो आएगा, फर्स्ट टाइप ऑफ मेंटेनेंस जो मेरा रहेगा, वो अडेप्टिव मेंटेनेंस है। अडेप्टिव मींस अकोमोडेट अ सॉफ्टवेयर इन अ न्यू एनवायरनमेंट, मतलब नए एनवायरनमेंट को अडॉप्ट करना, न्यू चेंजेस को अडॉप्ट करना, न्यू फंक्शनैलिटी प्रॉपर काम कर रहे हैं कि नहीं वो देखना। करेक्टिव मेंटेनेंस, अडेप्टिंग न्यू एनवायरनमेंट और न्यू फीचर्स और न्यू टेक्नोलॉजी। ठीक है, याद रखो, अडेप्टिंग टू न्यू एनवायरनमेंट और टेक्नोलॉजी और फीचर्स। ठीक है, ये अडेप्टिव रहता है, जहां पे हम लोग नए एनवायरनमेंट को, नए फीचर्स को, नए सॉफ्टवेयर को अडॉप्ट करने का ट्राई कर रहे हैं। करेक्टिव, करेक्टिव का बहुत सिंपल मतलब क्या है? बग और एरर और जो फेलियर्स है, वो फेलियर्स को फिक्स करना, ये आपका करेक्टिव मेंटेनेंस हो गया। प्रिवेंटिव का मतलब है टेकिंग प्रिकॉशनरी मेजर्स। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि मुझे अगर लगता है कि कोई एक काम प्रॉपर नहीं हो सकता है, या कहीं पे कोई इशू आ सकता है ना, तो वो टाइम पे हम लोग प्रिकॉशन लेंगे। सो प्रिकॉशन लेना, इसका मतलब है प्रिवेंटिव मेजर। आई कैन से प्रिकॉशनरी मेजर्स, दैट इज प्रिवेंटिव। एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस, परफेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या है? इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी प्लस परफॉर्मेंस। अब परफॉर्मेंस का, और आई कैन से, और अ, हम्म, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि अ, और फास्ट बनाना। ओके, फास्ट एंड रिस्पॉन्सिव, या उसका रिस्पॉन्स ज्यादा फास्ट करना और ज्यादा स्मूथ करना, ये सब परफेक्टिव मेंटेनेंस में आता है। मतलब ऐसा समझो, अगर मैं मेरा सर्वर चेंज कर रहा हूं, मैं मेरा विंडोज से, मेरा पहले सर्वर जो था वो माइक्रोसॉफ्ट अजूर पे था, मैं वहां से अमेजॉन वेब सर्वर पे जा रहा हूँ। अडेप्टिव मेंटेनेंस, सर्वर चेंज हो रहा है, लिनक्स टू विंडोज या ऐसा प्लेटफॉर्म चेंज हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है। पहले मैं पुराना टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा था, मेरा डेटाबेस पहले माई एसक्यूएल था, टेबुलर स्ट्रक्चर था, अब मैं नो एसक्यूएल पे जा रहा हूँ, मोंगो डीबी टाइप पे जा रहा हूँ।
तो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है, तो वो एनवायरनमेंट चेंज को आपका सॉफ्टवेयर इजीली हैंडल कर पा रहा है कि नहीं, अडेप्टिव मेंटेनेंस में जाता है ये, है ना। चेंजेस जब होते हैं वो टाइम पे वो चेंजेस को आपका सिस्टम अडेप्ट कर पा रहा है कि नहीं। जैसे आपको ये कॉलेज से उठा के सडनली अगर दूसरे कॉलेज में भेजेंगे, तो वहां पे अडेप्टिव मेंटेनेंस काम करेगा ना, मतलब आप वो नए एनवायरनमेंट, नए क्लासरूम, नया कोर्स पढ़ रहे हो, नए फ्रेंड्स मिल रहे हैं, नए कॉलेज में जा रहे हो जहाँ पे रहने का पैटर्न अलग है आपका, तो आप उसको अडॉप्ट कर पा रहे हो कि नहीं। आप सडनली अपने घर से निकल के हॉस्टल में रहने जा रहे हो, या हॉस्टल से वापस आप अपने घर पे रहने जा रहे हो, तो आपका हैबिट एक चेंज हो गया, तो आपको वो नए एनवायरनमेंट में अडाप्ट करना पड़ेगा। तो अडाप्शन में कितने नया एनवायरनमेंट चेंजेस जो रहे उसमें कितने इशू आ रहे हैं, ये अडेप्टिव होगा। करेक्टिव मेंटेनेंस का मतलब क्या होगा? करेक्टिव मेंटेनेंस के अंदर हम लोग बात करेंगे कि अगर मैंने कोई एरर बग फिक्स किया, है ना, तो वो मैंने एक जगह पे तो कर लिया, लेकिन उसका पॉजिटिव निगेटिव इम्पैक्ट मेरे प्रोजेक्ट में और कहीं पे आ सकता है। तो वो मुझे चेक करना है कि वो कहीं और जगह पे तो उसका इशू या एरर नहीं आया ना, ये आपका करेक्टिव मेंटेनेंस रहता है। ठीक है, एक जगह पे मैंने बग फिक्स किया, अब कोड में हम लोग एक जगह पे चेंज करते हैं ना, तो उसका पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट चार दूसरे जगह पे आता है। ये हमारा करेक्टिव मेंटेनेंस में हम लोग चेक करते हैं। प्रिवेंटिव मतलब मुझे लगता है कि ये कुछ चीजों की वजह से फेलियर हो सकता है, तो हम लोग पहले से उसको प्रिकॉशनरी मेजर ले लेंगे। मुझे लगता है कोई रिस्क है, कोड को हम लोग ज्यादा ऑप्टिमाइज कर लेंगे, डॉक्यूमेंटेशन को हम लोग पहले से बेटर बना लेंगे, है ना। तो हम लोग कंटिन्यूअस ये प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के अंदर चेंजेस देखते रहते हैं। कोई अडॉप्शन करना है, वर्जन अपडेट होने के बाद में कोई नए लाइब्रेरी फाइल्स या कुछ उसमें चेंजेस हुए हैं, कोई और बेटर वे अगर अवेलेबल है, सो विल ट्राई टू कीप ऑन वर्किंग ऑन दोस थिंग्स। एंड परफेक्टिव मेंटेनेंस यहाँ पे नथिंग इज ब्रेकडाउन, नो ब्रेकडाउन्स अवेलेबल हियर, ओनली जो यूजर एक्सपीरियंस है या स्टेबिलिटी सॉफ्टवेयर का परफॉर्मेंस उसको और बेटर करना है। दैट्स व्हाट वी मीन बाय परफेक्टिव मेंटेनेंस। ओके, चलो क्विक, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनीवन, एनी डाउट्स? Students, anyone, any doubts? Anyone, any doubts? Students, reply quick. Am I clear till this point? जो भी मैंने सिखाया, yes? तो let's quickly revise to the steps जो हमने पढ़े SDLC के without a detail explanation. तो when I talk about SDLC के आपके 7 steps होते हैं SDLC में। फर्स्ट स्टेप क्या था? रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस। ओके, second step was feasibility study. Then third was software designing. Fourth was coding और implementation बोलेंगे इसको, है ना, और डेवलपमेंट, जो भी आप बोलो। Then fifth step was software testing. अब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर हमने मेन 4 टाइप देखे। 5.1 जिसके अंदर यूनिट टेस्ट था, 5.2 इंटीग्रेशन टेस्ट, 5.3 सिस्टम टेस्ट एंड 5.4 acceptance test. And then sixth was deployment. And seventh के अंदर हमने पढ़ा मेंटेनेंस। मेंटेनेंस आपके 4 टाइप के होता है। ओके, सो मेंटेनेंस कौन कितने टाइप के रहेंगे? 4 टाइप्स। सो दिस इज कंप्लीट SDLC जो हमें समझना है, जो हमें याद रखना है। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एक बार अगर ये समझ में आया तो आप समझो कि आपको पूरा सब्जेक्ट का एक समरी मिल गया, और ये आपको बाय डिफॉल्ट याद रखना है। आप कहीं पे भी जाओगे आपको ये समझ में आना चाहिए।
ठीक है? अगर ये चीज़ अगर आपको ढंग से समझ में आ रहा है ना, मतलब आपको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें प्रॉपर समझ में आ रहा है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। Am I clear till this point? Yes. Anyone wants to ask me anything? Yes. कि मतलब ये जो एसडीएलसी मैंने अभी आज आपको सिखाया, जो पॉइंट्स डाले, जो टाइप्स डाले, ये आपको प्रॉपरली याद होने चाहिए। आपको रिवाइज करना है उसको, रट्टा नहीं मारना है। टेक्निकली समझ के याद रखो स्टेप्स को। ओके। सारे, हाँ, टेस्टिंग के सारे टाइप्स मुझे भी याद नहीं रहेंगे, हाँ, लेकिन ओवरऑल मुझे सब पता होना चाहिए कि हाँ, क्या चीजें कैसे वर्क करेंगे, कौन से टाइम में हम लोग क्या काम कर रहे हैं, ये सबसे जरूरी है। और ये जो मैंने आप अभी नोट्स बनाया, आई होप आपके वो आपने भी नोट्स बनाए रहेंगे। तो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन मी, आप भी उसके अंदर आप भी अपने नोट्स बनाते जाओ, जिसके अंदर आप अपने हिसाब से, अपने क्लैरिटी के हिसाब से कुछ चीजें ऐड करोगे। डोंट जस्ट डिपेंड ऑन मी कि हाँ, मैंने ये नोट्स दिए तो आप वही नोट्स आप करोगे। नहीं, उसके अंदर अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ डालो ना। मैंने भी अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कुछ चीजें समझे और उसको जाके मैंने अलग अलग जगह से क्लब किया, तो मेरा एक अच्छा सा नोट्स बन गया। तो वैसे ही आपके पास भी अपना खुद का एक नोट्स होना चाहिए, जिसको आप कस्टमाइज़ करोगे, जिसको आप समझ के अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप बना रहे हो। तो जब तक आपको समझेगा नहीं, तब तक वो नहीं बनेंगे। क्लियर है? और अच्छा, और अब जो मैंने अभी आपको नोट्स बताया, मैंने भी अलग-अलग जगह से कंबाइन करके एक नोट्स जो एसडीएलसी का बनाया, आपको कोई रेफरेंस बुक में, कोई टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली ऐसा नहीं मिलेगा। जो सीक्वेंस, जो स्टेप्स मैंने आपको बताया, तो कहीं एक जगह से ये कंप्लीट आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ द वन वे हाउ आई बेसिकली इंटरप्रेट एसडीएलसी। एंड सेकंड पॉइंट मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जैसे मैंने आपको बताया, ये सेम में आपको एक प्रोजेक्ट फॉलो करना है, जिसके लिए जो जॉब रोल होता है, वो जॉब रोल कैसे रहेंगे, एक आईटी इंडस्ट्री में काम कैसे चलता है, तो उसका एक टेक लॉन्च पैड करके मैंने सीरीज चालू किया है, जिसके अंदर मैंने कुछ लेक्चर्स डाले हैं और आगे मैं उसको जल्दी से खत्म करूंगा। तो जैसा मैं एक लेक्चर मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, वो प्रोजेक्ट के लिए मैंने जीरा सॉफ्टवेयर पे स्क्रम बोर्ड ऑलरेडी बनाया। तो अभी आपको ये अगर एसडीएलसी समझ में आया ना, तो वहां पे मैंने वो स्क्रम क्या है, स्प्रिंट क्या होता है, वो इजीली आपको समझेगा। तो प्रैक्टिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो हम लोग एसडीएलसी पढ़ने वाले हैं, उसका कंप्लीट एक प्रैक्टिकल एग्जांपल वहां पे होगा। तो आपको ग्रुप बनाने हैं अपने, आपके 2 से 3 लोगों का ग्रुप होगा स्टूडेंट्स का। जैसा मैं वहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा, जिसमें मैं एक सॉफ्टवेयर स्टार्ट टू एंड कैसे बनेगा मैं बताऊँगा। एक छोटा-सा Vue.js यूज़ करके मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊँगा। टेक ट्राइब नाम से मैं एक प्रोजेक्ट बना दूँगा छोटा-सा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा ऑफ कोर्स। और फिर उसको हम लोग कैसे डेवलप करेंगे, क्या स्टेप फॉलो करेंगे, उसको हम लोग आपस में दूसरे लोगों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। उसके साथ में हम लोग उसको टेस्ट कैसे करेंगे, कौन से टेस्टिंग ज़्यादा काम में आते हैं। मैंने आपको बताया तो बहुत सारे, ये सब आपको पता होने चाहिए, लेकिन सारे हमेशा हम लोग हर बार यूज़ नहीं कर रहे। डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, मेंटेनेंस कैसे होगा, है ना? अलग-अलग सॉफ्टवेयर के वर्जन कैसे रिलीज़ होंगे। जो मैं काम करूँगा, वैसा सिमिलर काम आपको करना है। मैं एक ऐप बना के बताऊँगा, मैं जीरा सॉफ्टवेयर के ऊपर एक ऐप बनाऊँगा, आपको ट्रेलो यूज़ करना है, याद रखो। ठीक है? मैं एक जीरा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, आपने अगर किसी ने नहीं देखा है तो जाके देख लो। मैंने एक जीरा सॉफ्टवेयर यूज़ किया, जिसके ऊपर मैं एक अम, स्क्रम अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ। एग्ज़ैक्ट सेम वे आपको क्या करना है, ट्रेलो पे जाना है। ट्रेलो इज़ अ सॉफ्टवेयर बाय द वे। ट्रेलो इज़ अ सॉफ्टवेयर, जिसके ऊपर ट्रेलो पे जाके आपको क्या करना है, ट्रेलो पे जाके आपको कैनबैन बोर्ड बनाना है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके गूगल करूँगा कैनबैन बोर्ड या कैनबैन टेम्पलेट, मुझे मिलेगा। तो मैं जीरा सॉफ्टवेयर बताऊँगा, जीरा सॉफ्टवेयर के जैसा ही ये कैनबैन है और उसके अंदर हम लोग ऐसा कोई बोर्ड बनाते हैं, जिसका यहाँ पे आपको ये टेम्पलेट दिखाई देगा। तो अगर आप देखोगे, ये मेरा बैकलॉग है। बैकलॉग क्या होता है मैंने ऑलरेडी बताया है। सॉफ्टवेयर डिज़ाइन बनेंगे, टू डू लिस्ट है, क्या काम कर रहा है, सॉरी क्या काम करना है हमें, और क्या काम हम लोग कर रहे हैं अभी, कोड रिव्यू में डालना है। उसके बाद में टेस्टिंग में जाएगा, टेस्टिंग अगर प्रॉपर हो गया तो डन में जाएगा, डन के आगे फिर वो डिप्लॉयमेंट यहाँ वहाँ पे। तो ये एक टेम्पलेट हो गया, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये किसी ने अपना खुद का एक कंप्लीट बोर्ड बना के बताया, तो आप ये भी यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो। ठीक है? तो इसके अंदर अलग-अलग चेंजेस रहते हैं, हम लोग हमारे हिसाब से चीज़ों को कस्टमाइज़ करते हैं। तो आप जाके अपने हिसाब से जाके चेक करो, आपको सेम जैसा मैं वहाँ पे एक स्क्रम बोर्ड बनाऊँगा, वैसा आप यहाँ पे
एक अपना जीरा सॉफ्टवेयर के ऊपर जीरा सॉफ्टवेयर के ऊपर जैसा मैं स्क्रम बोर्ड बनाऊंगा, वो स्क्रम बोर्ड बना के मैं एक प्रोजेक्ट सिखाऊंगा, वैसे ही आपको एक प्रोजेक्ट बनाना है। वो प्रोजेक्ट आप कोई भी बना सकते हो। आप कोई एक फेसबुक का, इंस्टा का एक क्लोन बना सकते हो, रिएक्ट बेस्ड कोई बनाओ, छोटा सा कोई एक मोबाइल ऐप बनाओ, कोई भी एक ऐसा प्रोजेक्ट आप बनाओगे, 3 लोग मिलके बनाओगे, और उसके अंदर आप जाके यूट्यूब से एक छोटा सा कोर्स चेक कर लो तो भी चलेगा, प्रॉब्लम नहीं है। 15-20 घंटे का, ऐसा 2-3 घंटे का नहीं, बहुत छोटा हो जाएगा वो। एटलीस्ट 15-20 आवर्स का कोई एक कोर्स आपको फॉलो करना है, आप चाहिए वहां से फॉलो कर सकते हो। एक कोर्स देखो जिसके अंदर कोई एक प्रोजेक्ट बनाना आपको सिखाते रहेंगे, वो सेम प्रोजेक्ट आपको बनाना है, बट हाँ, उसमें आप 2-3 फ्रेंड्स के बीच में टास्क डिवाइड करोगे, और आप इंडिविजुअल चाहिए तो आप इंडिविजुअल भी कर सकते हो, 2 लोग भी कर सकते हैं, एक सिंगल पर्सन भी कर सकता है, लेकिन 5-6 लोग पूरा झुंड बना के नहीं करना। तो यहाँ पे आपको वो एक प्रोजेक्ट बनाना है, जैसा मैं एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा जिसके लिए मैं स्क्रम, SDLC, स्क्रम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच फॉलो करूंगा, वैसे ही। और हाँ, उसका कम्युनिकेशन जो मेरा होगा वो जीरा सॉफ्टवेयर पे होगा। आपका प्रोजेक्ट के लिए आप एक बोर्ड बनाओगे जो ट्रेलो सॉफ्टवेयर यूज करोगे, और उसके ऊपर कैनबेन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच आप फॉलो करोगे, टास्क डिवाइड करने के लिए, टास्क का प्रोग्रेस बताने के लिए, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर वर्जन रिलीज करने के लिए। बाकी के सेम स्टेप्स जैसा मैं डिप्लॉय करूंगा वहां पे, वैसे ही सेम आप भी अपना प्रोजेक्ट को डिप्लॉय करोगे, लाइव करोगे बेसिकली, है ना। और दूसरा पॉइंट मैं गिटलैब्स के ऊपर बताऊंगा, बिकॉज गिटहब के ऊपर मैंने एक सेम अपडेट ऑलरेडी डाला हुआ है, तो गिटहब मैंने ऑलरेडी सिखाया है, तो आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा वो गिटहब पे जाएगा, मेरा जो प्रोजेक्ट है वो मैं गिटलैब्स पे सिंक्रोनाइज करूंगा, तो आपको दोनों आना चाहिए बेसिकली, गिटलैब्स भी और गिटहब भी, जिससे आपका स्किल एनहांसमेंट होगा। तो आप इंडस्ट्री में कहीं पे भी अगर जाओगे तो आपको मिनिमम 2 चीजें तो इजीली समझ में आएगा, दैट्स व्हाई। ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? एनीवन, एनी डाउट्स? एनीवन, एनी डाउट्स, क्विक? एंड ये जो टॉपिक्स है, ये टॉपिक्स आपके प्रोजेक्ट टॉपिक और ग्रुप टॉपिक के साथ में मुझे ये कंप्लीट डिटेल रिक्वायर्ड है। दिस डिटेल आई रिक्वायर्ड आफ्टर क्रिसमस वेकेशन। ओके, तो क्रिसमस वेकेशन के बाद जब हम लोग मिलेंगे तब तक आपके पास ये कंप्लीट डिटेल आपका होना चाहिए। CR है? प्रिंसी? इज प्रिंसी देयर? प्रिंसी नहीं है? अच्छा, प्रिंसी की फ्रेंड है गायत्री, हाँ। सो प्लीज CR को इन्फॉर्म कर देना टू पोस्ट द सेम मैसेज इन स्टूडेंट ग्रुप इन्फॉर्मिंग एवरीवन। ओके, एंड आई होप अटेंडेंस तो मार्क कर लिया है ना? गायत्री, प्रिंसी ने मार्क किया या फिर? ओके ओके, ठीक है देन, ओके। सो चलो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। या, थैंक यू गायत्री। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर